तो आज हमारे साथ वाइल्ड लेंस बाय अबरार मौजूद हैं। अबरार भाई की जो जर्नीज़ होती हैं, जो टूर्स होते हैं, जो सेंस ऑफ एडवेंचर होता है आपकी वीडियोस में, वो मुझे तो बड़ा इंस्पायर करता है। और बड़ी देर से हम देख रहे हैं, और अभी पीछे भी हमारी एक चल रही है। आप डेजर्ट के अंदर से जा रहे हैं, ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट्स के अंदर से आप गुजरते हैं, आपको डर नहीं लगता? मेरे ख्याल में आपने ये जो पहला सवाल पूछा है ना, किसी दोस्त से बात करो या किसी रिश्तेदार के घर जाओ, सबसे पहला उनका सवाल ये होता है, आपको डर नहीं लगता? अ, क्योंकि आप बॉर्डर भी क्रॉस कर रहे होते हैं, आप ऐसे इन्वायरमेंट, आपके साथ कोई और होता भी नहीं, आप अकेले होते हैं। हाँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अकेले ये सारा कर रहा हूँ, तो जब हाँ। कोई होता है साथ तो फिर मैं बताता हूँ कि मेरे साथ वीडियो में है। क्योंकि अक्सर कमेंट्स वगैरह आते हैं कि नहीं, ये अकेला नहीं कर रहा, साथ में इसके साथ जो है ना कोई और है, कोई वीडियो बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम्म। सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग जो मिडिल ईस्ट की थी, या हम्म। एक आधी शायद और है जहाँ पे मुझे डर लगता है बॉर्डर हम्म। क्रॉसिंग। मतलब डर इस तरह के होता है कि आपको पता नहीं होता कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपका कैमरा भी चल रहा होता है। हम्म। और अगर मैं मुझे फॉर एग्जांपल अभी मैं फ़लस्तीन इसराइल का मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, हम्म। वो वाहिद बॉर्डर था जिसमें मुझे पता है कि कैमरा लगा होगा ना, तो वो मैं पहले ऑलरेडी वहाँ पे जा चुका हूँ 2018 में, तो हम्म। सबसे पहले वो आते हैं और बड़े गुस्से से आपका कैमरा जो है ना यूं करके नीचे मारते हैं, इसको बंद करें। ठीक हो गया। तो मुझे पता था कि ये मेरे लिए ना प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो मैंने कैमरा उतार के जेब में डाला। और एक्चुअली में जैसे ही मैं जॉर्डन की बॉर्डर क्रॉसिंग पे पहुंचा हूँ ना, हम्म। उसने पहले ही मुझे कहा कि आपके मोटरसाइकिल पे कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ। मैंने कहा शुक्र है कि मैंने सब जो है कैमरा हाँ। से पहले जब बंद कर दिए। मैंने कहा हम्म। नहीं, कुछ नहीं। और सिमिलरली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब आप इसराइल की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे भी सबसे पहले वो चेक करते हैं कुछ इस तरह का है तो नहीं, कोई हम्म। रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बॉर्डर क्रॉसिंग है जहाँ पे वो बिल्कुल माइंडिंग करते हैं, आपने लगाया हो कैमरा, लिखा ज़रूर होता है कई जगहों पे कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं है, अलाउ, तो मैं हम्म। वहाँ पे बंद कर देता हूँ। लेकिन अगर वो आते हैं कहते हैं बंद कर दें, तो बंद कर दिया। हम्म। और कभी कभी चल भी रहा होता है। और मैंने देखा अभी लास्ट टाइम जो आपने कल ही अपलोड किया, उसके अंदर तो थोड़ी देर के लिए चल भी रहा था, वो काफ़ी हद तक दिखा रहे थे कि ये बॉर्डर है। अब इधर से वो तजिकिस्तान वाली साइड से था, किस तरफ से था वो? नहीं, ये अभी जो लास्ट मैंने सारी सीरीज़ की है ये है इधर मिडल ईस्ट की तरफ। ताफ्तान बॉर्डर है ना ये? ये ताफ्तान हाँ, बॉर्डर है। ईरान वाली साइड से आप आ रहे थे। बिल्कुल, तो इसमें चल रहा था मेरा, क्योंकि मुझे होटल भी नहीं मिला आपको? और हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस जो है ना ये चीज़ें देखना चाहती है, एक्सपीरियंस करना चाहती है, और मैं भी थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके उनको दिखा रहा होता हूँ। मेरे अलावा मैंने शायद कभी किसी इंटरनेशनल ट्रैवलर को भी नहीं देखा जो इस तरह बॉर्डर क्रॉसिंग की वीडियोस हम्म। ना इस तरह बना रहा होता है हम्म। कि एक्चुअल में हर चीज़ दिखा रहा होता है। पर लोगों को उसमें इंटरेस्ट बहुत होता है। और इनकरेज भी होते हैं सर, मैं देख रहा होता हूँ ना, मतलब कि मैं हमेशा कहता था यार ये तो हो नहीं सकेगा। मुझे याद है एक ज़माने में हमें कर रहे थे नारान का आगान का व्लॉग, वो मेरा पहला कोई ट्रैव व्लॉग था। बिल्कुल। तो उसके अंदर जो ब्रांड था वो कह रहा था कि हम आपकी गाड़ी का पासपोर्ट बनवाएंगे और फिर आपकी गाड़ी बाहर, मैं तो बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन डर यही था कि बाहर जाएंगे गाड़ी ले लेंगे या कोई इस तरह का मसला, या बॉर्डर किस तरह पार होगा। तो आपको जब हम देखते हैं करते हुए, तो वो एक होता है कि यार ये शायद पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए शायद जर्मन होना भी ज़रूरी है। ये पाकिस्तानियों को करने देते हैं? बिल्कुल करने देते हैं। देखें, बहुत सारे पाकिस्तानी पहले भी करते थे, लेकिन बहुत सारों का मतलब ये होता है कि साल में शायद 1 या 2 लोग करें। यूके से आते थे, लेकिन वो मोस्टली उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता था, अब कोई हम्म। डॉक्यूमेंट नहीं करता था। हम्म। वो मोस्टली होता था, स्पेशली जो 70s 80s का दौर था, तब तो बहुत लोग वहाँ से, आप किसी से भी पूछेंगे जो हम्म। फैमिली मेम्बर उधर होते मेरे थे। वाले साहब ने किया हुआ है, बिल्कुल सुनाते हैं बिल्कुल। कहानियाँ। और उसके अलावा आप अगर जाएँ ना इधर कश्मीर की तरफ, तो हम्म। आपको वो गाड़ियाँ भी नज़र आएँगी जिन पे लोग आए थे, वो अभी छोड़ के फिर चले जाते थे। आ। तो वो भी अभी भी यहाँ पे चल रही होती हैं। तो उसके बाद फिर अभी सोशल मीडिया का क्योंकि टाइम है, मैंने किया। और मुझे मेरे ख़्याल में मंथ में कोई 5-6 लोगों के मैसेजेस आते हैं, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, पाकिस्तान क्रॉस करके इंडिया जा रहे हैं। पहले उनको लगता था कि शायद वो पाकिस्तान को उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह के, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा-सा इस मामले में लीनिएंट है, वीज़ा भी देता है। फिर अच्छा। बहुत सारे पाकिस्तानी जो अब यहाँ से लेके ईरान और फिर तुर्की, और कुछ लोग हैं जो इवन यूरोप में भी गए हैं। तो ये सिलसिला जो है ये चल पड़ा है। बेहतरीन है सर। और अब मैं ये भी देखा है कि एक किस्म की आपकी ह्यूमैनिटी होती है कि आप हर किस्म के बंदे से जब मिलते हैं, तो वो जो है ना कि आप कोई तफरीक नहीं पैदा करते।
कि बंदा मुस्लिम है, हिंदू। अभी आप इसराइल में भी बैठे हुए थे या तेल अवीव में थे, जी जी। और तेल अवीव में आप उनको कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, आपको क्या लगता है? तो वो कह रहे थे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हैं, आप इंसान हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा मैसेज है जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो हम कर रहे होते हैं कि फ़लाना ये है और मैं ये हूँ, कि वो अस एंड देम हम कर रहे होते हैं ना, कि हम ये हैं तो हम उनके ऑपोजिट हैं, और अपनी शनाख्त उस तरह हम पहचान रहे हैं। तो वो मुझे बड़ा एक बहुत इंस्पायरिंग है सर। एक्चुअली ये होना भी चाहिए। और यहाँ पे तो होता था कि अक्सर आप गांव में जाते थे ना, तो वो पूछते होते हैं कि ਤੁਹਾਡੀ ज़ात खिड़ी है, ठीक। तो ये चीज़ें फिर आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हर तरह से लोग आए होते हैं। और जब मुझे ये बाहर का एक्सपोजर मिला तो उसमें ये सारी चीज़ें सीखी। फिर आपने लोगों से बात किस तरह करनी थी, क्योंकि आपके सामने वो इंसान है, तो चाहे वो ज्यू है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, वो तो मैटर ही नहीं करता। और मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे कि अच्छा अगर आप इसराइल जाएं तो वहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ कैसा सलूक करें। मैं समझता ये एक मेरे लिए तो ये था कि ये एक नॉर्मल है कि वहाँ पे हर जगह पे अच्छे लोग हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट ही नहीं करते कि आप कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं। और स्पेशली जो तल अवीव वगैरह जैसी सिटी हैं, वहाँ पे तो शायद लोग हैं ही इतने ओपन कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते किस तरह के सवाल पूछना। तो मुझे ऑडियंस के इतने क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने तब जाके पूछा। तो एक तो वो भी हैरान हो गए कि अच्छा इसका भी जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है सबके लिए। मेरे से अगर कोई बात करेगा तो मैं तो उससे कभी भी नहीं पूछूंगा कि मतलब तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम कहाँ से आए हो। तो ये चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ऑडियंस से देखने वाला उन तक ये मैसेज लेके जाऊं कि अगर ये हमारे कल्चर में है तो हमें इसको निकालना चाहिए। सबसे पहले इंसान है और आप उसकी मदद करें। अगर वो कुछ पूछ रहा है तो हाँ, बंदा ये पूछ सकता है कि अच्छा यार तुम लग रहे होगे कहीं इंडियन हो, कहीं पाकिस्तानी हो, शक्ल देख के। जब यूरोप में जाते हैं ना, कुछ सिख लग रहा है तो किद्दां कह देना उसको, कि उसकी बिल्कुल उसकी तहजीब में आके उससे बात करना, वो बंदा कर ले, सही बात है। बिल्कुल पंजाबी में मैं अगर जा रहा हूँ यूरोप में, कभी किसी से सरदार जी से मिलता हूँ तो उससे पंजाबी में बड़े खुशी से बात, क्योंकि उनकी पंजाबी होती इतनी मज़े की है कि मेरा माशा दिल हाँ, करता है कि यार मैं दो चार लफ्ज़ बोल दूँ ना उनके साथ। एक मुझे तो अपनाइयत भी महसूस होती है। मुझे याद है कि जब मैं वैंकूवर में एक सेमेस्टर पढ़ने गया, साइमन फ्रेजर एक यूनिवर्सिटी उधर, जी जी। तो वहाँ पे जाते साथ ना मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार उर्दू नहीं बोलने को मिल रही, और अंग्रेज़ी में थोड़ा अटक रहा हूँ, और आदत नहीं थी ज़्यादा लंबे जुमले बोलने की। तो दिन में मुझे याद है मैं आके घर रात को आगे बैठता था, जॉ को यूँ करता था, यार अंग्रेज़ी बोल बोल के थक गए आज तो। तो वहाँ पे जो सिख थे, सेकंड जनरेशन सिख थे, उनसे मेरी ऐसे दोस्ती हो गई, और इतना मज़ा आता था कि उनके साथ बैठते हुए पंजाबी बोल लेते थे थोड़ा बहुत। इतनी मज़े की होती है प्योर पंजाबी। आप मैं तो म्यूज़िक भी बड़ा शौक से सुनता हूँ हाँ। पंजाबियों का, और इस तरह लगता है कि वो एक अपनाइयत सी होती है उनसे बात करने की ना। तो ये चीज़ें कोशिश करता हूँ कि लोगों को। अब मेरा मसला पता नहीं मसला कह सकते हैं कि नहीं, अब मुझे जर्मन आती है। इंग्लिश मैंने कम बोली है ज़िंदगी में, आई थिंक, क्योंकि पिछले 12 साल से जर्मनी में जॉब कर रहा हूँ, तो डेली अगर बोलनी होती तो जर्मन बोलते हैं। हाँ, अब मैं कोई इंग्लिश के लफ्ज़ भी बोल रहा होता हूँ तो उसको प्रोनाउंसिएट मैं जर्मन में कर रहा हूँ। इंग्लिश के बोल रहा होता हूँ तो उसको मैं पंजाबी में कर रहा हूँ। वो होते हैं कि, और मेन रीज़न भी ये थी मेरी उर्दू में स्टार्ट करने, क्योंकि मैं जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ उसमें मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। बस ये ज़रूर होता है कि आप कुछ भी बोल रहे हो वो एक तहजीब के दायरे में रह के आपकी अपनी ऑडियंस का ख्याल रख के जो है ना आप उनके सामने लेके आए। मोस्टली आपकी बड़ी तहजीब याफ्ता चल रही होती है बातें, और बड़ी अच्छी बातें चल रही थी, बीच में एक दो आ जाती है और वड़ गए क्या, ये वड़ जाते हैं इसमें। तो ये तो फुल पंजाबी है, वो एक नेचुरल सा है ना। और हाँ। मुझे लगता नहीं है कि वो कोई एक मतलब कोई गाली है या नहीं कुछ है, इस तरह की। हाँ। बस वो एक सिंपल, आप पंजाबी घर में भी बैठे होंगे तो आप बात कर लेंगे। हाँ। उसमें ये नहीं होता कि आप कुछ वो गलत लफ्ज़ बोल रहे हैं। बस लोगों को ये लगता है जो उर्दू नहीं, जो जो पंजाबी पंजाबी से नहीं। वाकिफ नहीं होते, हाँ हाँ। बिल्कुल। मुझे अक्सर मैसेज आते हैं कि यार ये आप थोड़ा सा जो वो जिस तरह लगता है जैसे आप अनएजुकेटेड हो। तो मुझे लगता है नहीं है कि लोगों को पंजाबी का पता नहीं है। हाँ। लेकिन ये नहीं है कि जब आप कुछ इस तरह के लफ्ज़ बोलेंगे तो वो एक अनएजुकेटेड से। बस ये होता है कि आप हर जगह ये चलते हैं, दोस्तों के साथ बैठे हो, फैमिली के साथ बैठे इधर उधर, तो ये लफ्ज़ तो मुंह से निकल जाते हैं। हाँ, और शायद हमारी ये जो समाज भी है वो भी क्लासेस में बटी हुई है। तो वो बंदा कहता है कि ये अनएजुकेटेड ये चीज़ है और ये चीज़ एजुकेटेड है, क्योंकि उसके हमने डब्बे बना दिए और हर बंदे को डब्बे में डालना ज़रूरी है हमें। तो वो जबकि डब्बे होते ही नहीं। और बिल्कुल। मैं वैसे अपने यही जो आपने बात की ना कि लोग वन ऑन वन जब मिलते हैं हम,
एक दूसरे से, तो हम नहीं पूछते कि तुम्हारा क्या रिलीजन है, क्या ज़ात है, हम एक दूसरे से इसी तरह बात। लेकिन जब ग्रुप्स में लोग आ जाते हैं जी जी। तो साथ साथ झंडे भी शुरू हो जाते हैं, साथ साथ वो टोपियाँ भी पहनना शुरू कर देते हैं, साथ साथ वो एक नारा कोई चूज़ करके वही एक नारा बनाना शुरू कर देते हैं और फिर अपना एक डब्बा बना लेते हैं। और फिर उस डब्बे के बाद उनको ये होता है कि यार हमारे डब्बे में केड़ा फिट आता है, और वो जिसको फिट कर सकते हैं उसको फिट कर लेंगे, वरना वो ग्रुप कहेगा कि यार हाँ आप इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। लेकिन वन ऑन वन फर्द बड़ा हमेशा अच्छा होता है। मुझे हमेशा ये मसला नज़र आता है कि ग्रुप्स में जब लोग आ जाते हैं ना, तो तब यूजुअली तब कोई ना कोई फसाद ज़रूर पैदा होता है। होना नहीं चाहिए। और यही चीज़ है, क्योंकि मैं मिडल ईस्ट से गुजरा हूँ, उसके बाद मैंने यूरोप से स्टार्ट किया, तुर्की से आया, तो आपको हर जगह पे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। तो आप उनके थ्रू कोई ना कोई पैगाम से, वो कभी नहीं पूछते, हाँ आप उनको बताए ना कभी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, खुशी से, तो खुश होते थे। और किसी जगह अगर मैं जर्मन कह दूँ तो वो ऐसे देखते थे, कहते थे आपकी शक्ल तो जर्मन जैसी नहीं है। फिर मैं उनको कहता था जिस तरह मुझे टूटी फूटी अरबी आती है, तो कि असलियत पाकिस्तानी, कहते हबीबी पाकिस्तानी। तो ये चीज़ें जो हैं, हाँ लोग, जब मैं पाकिस्तानी कहता था तो कोई नहीं उस पर दूसरी राय आती थी। हाँ ये होता था कि पासपोर्ट आपने देना होता था। ओवरऑल वही चीज़ें अगर हमारे माशरे में, अगर हम ग्रुप्स में भी जब मिलें एक दूसरे से बात करें तो यही चीज़ आ जाए, तो आई थिंक इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। हमें ये तफरीक जो है ना ये ख़त्म हो जाए ना। वाकई। और ये आपका, मेरे ख्याल से आपके काम के ज़रिए भी बहुत इसी चीज़ में मेरे ख्याल से शूर भी पैदा हो रहा है। और मैं वैसे ये जानना चाह रहा था कि आप जब यहाँ से गए तो क्या आपकी उम्र थी, और जब आप पहुँचे जर्मनी तो वो क्या, वहाँ पे रहने से आप में एक तो ज़ुबान तो आपने सीखी वहाँ की, लेकिन और क्या कोई कोई दिमागी तब्दीलियाँ आई, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने साथ वापस लाए हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे जाके अपने पाकिस्तानियत की अपनी खोई? कैसा आपका ये एक्सपीरियंस रहा? बहुत सारी चीज़ें। अब मैं 2008 में गया था, मेरे ख्याल में तब मेरी उम्र थी 21 साल। तो सीधा मेरा जो पहली बार जहाज़ में बैठने का एक्सपीरियंस था, मतलब वो पहला एक्सपीरियंस था जब मैं जर्मनी गया हूँ। यहाँ पे था आई थिंक 27 मार्च से ये मुझे। कैसे हुआ, मतलब इसकी भी कोई थोड़ी डिटेल, के जहाज़ में किस तरह चढ़ गए, ये कहाँ से आपने किस तरह ये इस तरफ शुरू किया है? एक्चुअली मैं हूँ ननकाना साहब के साथ, एक प्योर छोटा सा गांव है जहाँ से मेरा जो स्टार्ट हुआ, प्राइमरी मेरी एजुकेशन भी वही थी। पहली बार जाके मैंने ABC जो सीखी थी वो मैंने फिर ननकाना से प्राइमरी स्कूल करने के बाद जब वहाँ पे गया ननकाना साहब सिटी के अंदर, मुझे याद है मैं घर आके सुबह से शाम तक वो ABC जो है ना ऊंची ऊंची पढ़ रहा होता था, याद कर रहा होता था। हाँ। तो वहाँ से मैंने जब अपना मैट्रिक की तो उसके बाद अब्बा जी ने कहा कि हम ना या तो FC कॉलेज में आ जाते हैं या इधर यहाँ पे दूसरा कौन सा है यार, FC कॉलेज, हम FC कॉलेज के साथ ही खड़े हाँ हैं अभी। लेकिन एक और भी कॉलेज मशहूर है यहाँ का, मुझे अभी ग्लम्स क्या है? नहीं एचिसन वगैरह तो वो ज़रा वो ऊपर आ कॉलेज नहीं है। सकते। लेकिन हाँ FC भी कॉलेज तो वो भी है, एचसन भी कॉलेज ही है। हाँ। लेकिन तब शायद वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो एक डिसीजन लिया हमने घर में कि नहीं अभी मैं छोटा हूँ तो यहीं पे जो है ना पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे जो साथ वाले थे गवर्नमेंट कॉलेज एक्चुअली, गवर्नमेंट हाँ GC JC। रावियंस। तो मेरे जो साथ वाले दोस्त थे काफ़ी वो इधर उधर चले गए थे। लेकिन उनकी जो वो लेवल होता है ना, आप जब अचानक गांव से या घर के माहौल से निकल के सीधा जो है वो जाते हैं सिटी के अंदर, तो अक्सर चेंजेस इस तरह की आती हैं। कुछ लोग तो अपने आप को जो है वो कंट्रोल में रखते हैं और अपनी एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो उनका जो है ना लेवल नीचे गिरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से अपना कॉलेज वगैरह जो है यूनिवर्सिटी के लिए फिर मैं चला गया था इस्लामाबाद। तो हाँ। वहाँ से मैंने बैचलर किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। ओह हाँ, यस। ये तो बड़ा क्रेजी एक, ये भी मैं इस पे भी पूछते हैं, चलें आगे बताएं इस पे भी मुझे बड़ी बड़ी दिलचस्पी है, ड्रोन श्रोन्स वगैरह में। तो वहाँ से मैंने अपना जब कंप्लीट किया तो उसके बाद मैंने कुछ 6 महीने पाकिस्तान में जॉब की थी। और जब मैं ऑफिस में आता था तो अक्सर आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई 7 या 8 घंटे 9 घंटे का कोई ट्रेंड नहीं है। तो जब भी कोई ऑफिस में IT में की, मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग थी, जॉब IT टाइप थी, तो वीकेंड भी बॉस बुला लेता था, गालियाँ भी देता था। मैंने कहा यार इतना पढ़ने के बाद भी अगर तूने यहाँ पे गालियाँ खानी है तो तू अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा है भाई, कुछ कर ले। तो तब मैंने ये सोचा कि नहीं अब किसी बाहर की कंट्री में जाना चाहिए, वहाँ पे मास्टर्स करना चाहिए। तो उसमें ऑप्शन मेरे पास लिमिटेड थी, क्योंकि अपने पास इतने पैसे नहीं थे कि आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग में मोस्टली फ़ीस जो है वो बहुत हाई हैं। तो जर्मनी में मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ
और उसके बाद 1 महीने के बाद ही मैं चला गया। एरोस्पेस ही रखी आपने यहाँ पे भी? वहाँ पे मैं चला गया था मैकेनिक्स में, तो ठीक है, एरोस्पेस में ही आगे फील्ड है, तो उसका ये फ़ायदा होता था कि आपको अगर एरोस्पेस में नहीं मिल रही तो आपको मैकेनिकल में कोई जॉब मिल जाएगी। ठीक तो है। मैं भी अपनी फील्ड को थोड़ा सा डिवर्सिफाई कर रहा था कि यार ये ना हो कि कल को आपको कहते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज़ के पाकिस्तान से है ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें नहीं एडमिशन मिलेगा या इसमें आपको जॉब नहीं मिल सकती, तो आप किसी ऐसी फील्ड में जाओ जो थोड़ा सा डिग्री इस तरह की हो कि एटलीस्ट आप कोई 10 ऑप्शंस आपके पास हों आगे जॉब अप्लाई सही हो करने गया। के लिए। तो उसके लिए चला गया। अब आपने पूछा वो डायरेक्ट, अब कुछ और पीछे से। हाँ, अब आप पहुंच गए यहाँ पे, आपने मास्टर्स अपना शुरू कर दिया। मास्टर्स के बाद आपने फैसला किया रहना ही यहाँ पे, क्योंकि जर्मनी जो है वहाँ पे इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। वैसे तो लोग जर्मन गाड़ियों की इंजीनियरिंग इस चीज़ से काफ़ी मुतासर होते हैं। वैसे भी इंजीनियरिंग किस्म के उनकी फ़ुटबॉल टीम के बारे में भी कहा जाता है कि बिल्कुल रोबोट की तरह फंक्शन करते हैं जैसे कि इंजीनियर हैं। बिल्कुल ऐसा एक्चुअली। आप जब जाते हो तो उससे पहले मेरा ये मकसद होता है कहीं पे भी मैं जा रहा हूँ तो मैं उससे पहले देखूंगा कि वहाँ पे मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे क्या फ़ायदा होगा। अब आपने सिर्फ वहाँ पे एजुकेशन तो नहीं लेनी ना, हाँ। मेरा मकसद वहीं पे शुरू से ही था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, जॉब भी करूँगा और किसी ऐसे मुल्क में जाऊँगा जहाँ पे मैकेनिकल की जॉब्स भी होनी चाहिए। हम्म। तो ये एक डिसीजन था जिसको मैंने लिया। जर्मनी में फ़ीस भी नहीं थी और वीज़ा भी उन दिनों आसानी से मिल रहा था। तो हम्म। इतने पैसे आपको अकाउंट में होता है ना कि आपको एक बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट तो चाहिए थी। स्कॉलरशिप थी, फीस नहीं थी मतलब? स्कॉलरशिप कुछ भी नहीं थी क्योंकि मेरे को हाँ, बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं थे। हाँ। मेरे लिए जो बैचलर्स का टाइम था वो मुश्किल टाइम था, अच्छा। क्योंकि वो एक माहौल आप जिससे उठ के आगे जाते वो टोटल एक डिफरेंट इन्वायरमेंट थी। वहाँ पे लोग डिफरेंट थे। मुझे अगर इंग्लिश में मैं पढ़ रहा होता तो मुझे अक्सर समझ नहीं लगती होती थी। मैं दोस्तों कहते यार ज़रा तर्जमा करके दस। तो शुरू में मेरे लिए बड़ा टफ टाइम था, मैंने लेकिन मेहनत की। एनीवे वहाँ से जब निकले स्कॉलरशिप्स वगैरह तो नहीं मिल सकी, हाँ। लेकिन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर मिल गया कि वहाँ जाके मैं अब जो पहले गलतियाँ जो कोताहियाँ हुई हैं हम्म। उनको जो है वो आगे जाके दूर कर सकूँ। फिर तो अच्छे ग्रेड्स होना शुरू हो गए? बहुत अच्छे ग्रेड हुए मेरे लिहाज से, तो बहुत अच्छे थे। माशाल्लाह। लेकिन वो जो आप जाते हो ना यहाँ से, हम्म। तो मुझे याद है मैं 27-28 मार्च को यहाँ से गया था। पाकिस्तान में तो गर्मी हो जाती है, हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने शॉर्ट्स वगैरह पहने नीचे मैंने जो है वो स्लीपर पहने। और जब मैं जहाज़ वहाँ लैंड किया, बाहर निकला एयरपोर्ट से, ऐसे दरवाज़ा खुलता है ना तो सामने से ठंड आई। लिटरली आगे से जो है ना वो स्नोफॉल हो रही थी यूं आके मेरे मुंह पे। ओ तेरी तो खैर। मेरा एक दोस्त मुझे लेने के लिए आया हुआ था, वो मेरे से पहले चला गया था वहाँ पे। वो हंसता रहा पहले ना, देखता रहा मेरा ड्रेस वगैरह देख के ना, कह के अब ज़रा आगे जाने दे सही। फिर हमने उधर ही सारा अपना बैग शैग खोला, अपने विंटर कपड़े से अपने निकाले और चले गए। हम्म। जो डिफरेंस आप नोटिस करते हैं ना वो आपका वहाँ पे लैंड होते साथ ही स्टार्ट हो जाता है। हम्म। हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड, और किस तरह आप जो है वो जा रहे हैं, सामने जो है वो ट्रेन स्टेशन आप चले जाते हैं, ट्रेन लेके जाने। यहाँ पे तो वो कंसेप्ट ही नहीं था, मतलब मैं कभी ट्रेन में तब बैठे ही नहीं था। हम्म। ट्रेन आ जाती है और फिर एक एक मतलब वहाँ के लोगों के कपड़े, वो जो जिस तरह बैठे होते हैं, वो बंदा देखता है कि अच्छा ये यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, जो कि हमारे लिए नॉर्मल नहीं था। नहीं था। फिर आप जाते हो यूनिवर्सिटी। एक्चुअली मेरा काफ़ी हेल्प जो मुझे थी वो दोस्तों वगैरह से मिल गई थी वहाँ पे। देसी दोस्त थे आपके वहाँ पे भी मेरी कोई? यूनिवर्सिटी का एक दोस्त था, वो वहाँ पे मेरे से पहले चला गया ओ, था। बेहतरीन। तो फिर उसने मेरे लिए अपार्टमेंट वगैरह अरेंज कर दिया, ये सारी चीज़ें। क्या तो आवाज़। स्टार्ट जो था वो मेरा अच्छा गुजरा, मतलब ये नहीं बुरा किसी कह सकते हैं। कुछ लोग तो वो जाते हैं तो उनको कोई उस सिटी में कोई इस जगह पे जानने वाला नहीं होता। हम्म। लेकिन ये था क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। हम्म। और मैंने वहाँ पे जब 5-6 दिन दोस्तों के साथ गुजारे ना उसी ग्रुप के साथ, तो मुझे लगा किसी को जर्मन नहीं आती। हाँ, मैंने कहा रहते तो ये जर्मनी में है लेकिन हाँ, किसी को जर्मन नहीं आती। वही ग्रुप बन गया ना, अब हम इसी के अंदर रहेंगे। हाँ, उनकी जो एजुकेशन लेवल था वो बड़ा हाई था, मतलब टॉपर्स थे। आप उन्हें कह सकते हो कि उनकी बात करो ना, कोई चीज़ पूछो उनसे तो पता होता कि यार ये अपनी पढ़ाई में जीनियस हैं। हम्म। लेकिन लैंग्वेज सीखने किसी ने सीखी। हम्म। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अपना पहला सेमेस्टर ड्रॉप करूँगा, हम्म। रोज़ रेगुलर क्लासेस लूँगा लैंग्वेज की, सही। और साथ मेरे पास टाइम होगा मैं कुछ काम ढूंढता हूँ। तो तब मैं रात को काम करता था एक फैक्ट्री में, हम्म। और 6 महीने तक मैंने ये किया। सुबह जो था वो फिर होता था लैंग्वेज क्लासेस होती थी, उसका काम शम करना। और फिर वीकेंड पे अक्सर होते थे लोग जो ढूंढते थे दूसरे लोगों को कि आप उनके घरों में जाके कुछ हेल्प कर दें, गार्डनिंग का काम और इधर उधर। तो मैं वो करता, तो उससे मुझे ये फ़ायदा होता था, मैं उनके साथ लैंग्वेज बोल लेता बोल था। लेते थे, तो बेहतरीन। 6 महीने के बाद मेरा ये लेवल हो गया था कि मैं किसी से भी कम्युनिकेट कर लेता था अच्छे हम्म। तरीके से। फिर यूनिवर्सिटी शुरू हुई। पहले सेमेस्टर की फ़ी
वो देने के बाद पैसे मैंने सेव किए हुए थे वो जो जॉब की थी, हाँ तो मैंने कहा कि अब कोई जॉब नहीं करनी, और पढ़ाई पे मैंने फुल टाइम तवज्जो दी। सेमेस्टर मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, प्रोफेसर इम्प्रेस हुआ, उसको मैंने कहा कि आप जॉब दे दें, मेहरबानी होगी आपकी। हाँ, वो तो स्कूल के अंदर ही जॉब दे दें, यूनिवर्सिटी के अंदर ही ना, यूनिवर्सिटी के तो अंदर। उसने हाँ मुझे अपने साथ रख लिया, आप उसके पेपर वगैरह जो वो बनाते हैं तो चेक कर लिए, और उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग वगैरह छोटी मोटी चीज़ें कर दी। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको वो जो खपने वाली जॉब्स होती हैं ना, यूनिवर्सिटी से बाहर जाके इधर उधर, हम्म वो नहीं करनी पड़ती थी। अगर उसका 2 घंटे का काम है तो हो सकता है आप शाम को साथ ले जाएं, घर में कर लें, तो हम्म आपको एक इनकम आ रही है और आपका उसका गुजारा चले। तो वहाँ से लेके आगे जो है वो मेरा अच्छा ही टाइम गुजरा है। हाँ सिर्फ एक वाहिद ऐसा टाइम था जिसमें मैं अपना मास्टर थीसिस करने के लिए एक गांव में चला गया था, गलती से, कंपनी थी, अच्छा वहाँ पे सारे बूढ़े थे, हाँ यंग कोई बंदा नहीं था, हाँ मैं अकेला वहाँ पे। अब वो जो 8-9 महीने मैंने वहाँ पे गुजारे थे ना, वो बड़े डिप्रेसिव थे। हाँ किसी से बात नहीं कर सकते, कोई आपसे बात करना भी चाहता वो ईस्ट जर्मनी वाली साइड आ जाती है, हाँ बिल्कुल हाँ बॉर्डर पे आ जाता है वहाँ पे। गांव में सारे बूढ़े होंगे, उन्होंने कभी देखे नहीं होगा एक फॉरेनर, तो वो हाँ आपसे बात क्या करेंगे। तो तब मतलब एक वो आपको जो ज़हनी टेंशन, और वो बात ही नहीं कर सकते किसी से, फ़ोन पे दोस्तों से बात करनी है जब भी करनी है। तो वो टाइम मेरे लिए टफ था, जो आई थिंक मेरी ज़िंदगी का जो लोएस्ट, इसमें आप कह सकते हैं ना। उसके हम्म बाद मुझे कंपनी ने कहा कि आप जॉब करना चाहते हैं, मैंने कहा ए हाथ मेरे हाथ, हाँ मैं तो चला जाता हूँ, मैं नहीं हाँ काम कर सकता आपके पास। क्योंकि मैंने दोस्तों वगैरह से जिक्र किया तो वो कहते हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी, और हुआ यही। वहाँ निकलने से पहले मुझे और 2-3 जगहों पे अच्छी जॉब्स मिल गई, हम्म ताकि मैं अपने दोस्तों वगैरह के करीब आ सकूँ, और फिर वो एक दोबारा से होता है ना कि वीकेंड्स पे एटलीस्ट आपकी सोशल देसी लाइफ बन देसी जाती। बिरादरी याद आना शुरू होगी हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल होम बिल्कुल सिकनेस हो गई। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आपने फिर वहाँ पे काम किया कि कहीं हम्म, और काम किया, मतलब देसी बिरादरी के साथ मिलके भी वहाँ पे काम किया क्या? बाकी सारे निकल गए या वो भी जर्मनी में रहे, या आप वापस आ गए? आपका क्योंकि आप तो वापसी का भी जी चक्कर जी। चल रहा है ना साथ साथ। बहुत सारे दोस्त थे जो आसपास की सिटी, मतलब हम किसी एक सिटी में कोई भी नहीं था, हम्म लेकिन ये होता था कभी दोस्त वगैरह वीकेंड पे मुलाकात करते होते थे, करीब रहते थे। अगर किसी को कोई बीमार हुआ है तो हम ये भी करते थे कि चलो उसकी तरफ चक्कर लगा लिया। तो वो एक वो होता है ना कि आपके कनेक्शन होता है, एटलीस्ट वो हम्म ज़हनी सुकून होता है। वाकई। ये भी होता है कि आप 2-3 वीक किसी से ना मिलो। लेकिन मैंने जर्मनी में फिर 2010 के एंड पे मैंने काम स्टार्ट किया था, हम्म और कोई 13-14 साल किया, 13-13 साल किया आई थिंक वहाँ पे जॉब मैंने। अभी 2022 चल रहा, हाँ और ऑलमोस्ट साथ साथ 13। ये भी किया, ये साथ साथ किया इस साल ये में। टेल एंड में आपने शुरू किया? ये मैंने शुरू किया यूट्यूब जो है 2019 में। 2019 से 4 साल, मतलब कि जित 13 साल में से आपने उसके 4-5 साल आपने ये 3-4 साल। 2018 अगस्त में मुझे याद है कि मेरी दोस्तों से बातचीत हो रही थी, तो वो हाँ मुझे कह रहे थे कि वही दोस्त जिनके बगैर मतलब मुश्किल हो रहा था रहना। हाँ तो उन्होंने कहा कि यार तुम, ट्रैवलिंग मेरी बहुत थी, तो हम्म ट्रैवलिंग में से वो कहते थे कि अच्छा पिक्चर्स तो लेते हो यार, अब हम लोग वीडियोस देखते, तुम भी वीडियोस बनाया करो। हम्म तो तब फिर मैंने 3-4 महीने जो है वो सीखा कैमरे के सामने बात कैसे करनी है, और फिर मैं छोटे छोटे से क्लिप बना के ना, ऐसे कैमरा उठा के मैं ज़्यादा, अब होता है ना कि आप लोगों की वीडियोस देखते हैं तो वो कहते हैं अच्छा आपके पास ये कैमरा होना चाहिए, बस हम्म वही बड़ा कैमरा लेके जर्मन सिटीज़ में जाना। जर्मन जो है बड़ा माइंड करते हैं कि अच्छा कैमरे में अगर आप बात कर रहे हो तो कोई पीछे वो नज़र ना आए, और इस तरह की चीज़ें। तो वो एक और होता था कि आप अच्छा, कहाँ पे। प्राइवेट है? मैंने नहीं सोचा था बहुत इतने बहुत प्राइवेट। ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बर्लिन में इतने नहीं है शायद प्राइवेट बर्लिन मगर। में बहुत ज़्यादा फॉरेनर हैं, हाँ और आप जैसे ही दूसरी छोटी सिटीज़ में जाएंगे तो आप डिफरेंस जो है ना वो नोट करेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब सी, सोचा नहीं था ऐसा होगा। नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा आई थिंक। और मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी ना, हम्म तो मेरे एक टर्किश कुलीग था, उसके साथ अच्छे दोस्ती थी, हम्म तो उसने फिर सबको दिखा दी, और उनका पता है पहला सवाल क्या था? हाँ कहता आपने इन लोगों से पूछा जिनकी आपने वीडियो बनाई है? हाँ, अच्छा वो तो पीछे खड़े हुए बातें कर रहे हैं। हाँ अच्छा, वो तो पूछना पड़ता है एक एक से। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो फिर आप क्या सोचते थे कि ये दीवार है, इधर कोई नहीं आएगा? हाँ बस इस तरह के ना, मतलब कोई देख ना रहा हो तो उसकी जो है ना बना सकते हो, मतलब लोगों को कम है, लेकिन मैंने वीडियोस जर्मनी में बनाई बहुत कम है। हम्म तो शुरू वाला जो टाइम था वो वीडियोस में अपलोड ही कम करता था, दोस्तों के साथ शेयर करता था, अच्छा देखो मैं सही बोल रहा हूँ, कोई आपको मजाक भी कर देता था। लेकिन उन्होंने इनकरेज किया, और आई थिंक अगर वो इनकरेज ना करते तो आज मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल ना होता। तो वो कहते हैं ना कि अच्छे दोस्त जो है ना वो अल्लाह ताला की नेमत है। तो वाकई सर। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अच्छे लोग मिले मैं जिन्होंने हेल्प किया। मैं भी ऐसा ही, मैं तो कई दफ़ा गानों में भी बोल देता हूँ कि कभी कुछ हुआ होता तो ना हुआ होता अगर मेरे दोस्त ना होते, यार ना होते जिनने सपोर्ट किया था, जिनने मतलब कुछ हद तक तो कई दफ़ा पैसे भी मैं
मैंने मांगे हुए हैं दोस्तों से, तो पैसों में भी सपोर्ट, उनको पता था कि ये पैसे देंगे तो मैं किसी म्यूजिक वीडियो में लगा दूंगा। एक्चुअली मैं जर्मनी गया ही उन दोस्तों की वजह से, मुझे उन्होंने पैसे दिए थे, मेरे अच्छा। पास पैसे नहीं थे। ऐसे हाँ। जैसे हम बैठे हुए हैं, मेरा ईमेल आई, मैंने ईमेल पढ़ी, मैंने कहा यार मेरा जर्मनी में एडमिशन हो गया। हाँ। उन दिनों आपने लेके जाना था, होता था 5,800 यूरो का बैंक ड्राफ्ट अपने साथ, आपकी स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए थी। हाँ, तो ये बन गए उन दिनों के हिसाब से कोई 10-11 लाख। आई थिंक इतने बन जाते होंगे, हाँ, 8.5 लाख के आसपास साढ़े बनते थे। आठ लाख हाँ। तो ऐसे किसी ने कहा मेरे पे अकाउंट में पड़े हैं 1.5 लाख, किसी ने कहा लाख है, 2 लाख हैं। ऐसे करते करते ना हमने वीकेंड में ही पैसे पूरे करके हम्म। और कॉल की एम्बेसी को। फ्राइडे को मुझे याद है मैंने एम्बेसी को कॉल की, तो मुझे कहते हैं मंडे को आ जाइएगा। वो कहते हैं आज ही आ जाएं। मैंने कहा नहीं, आज तो मेरे पास वो बैंक ड्राफ्ट नहीं बना, तो मंडे को आ जाऊँगा। कहते हैं ठीक है। तो मंडे तक वो बैंक ड्राफ्ट बना के मैं चला गया था। तो अगर उनकी हेल्प ना होती तो आई थिंक ये पॉसिबल भी ना होता। क्या बात है सर, अच्छे दोस्त, अच्छा ख़ानदान, अच्छा सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वही सपोर्ट सिस्टम अगर ना हो तो फिर आप इतने सिनिकल हो जाते हैं दुनिया में, लोगों को भी खुद भी डिस्करेज करना शुरू करते, क्योंकि आपको कभी इंकरेजमेंट ना मिली हो खुद, तो दूसरे को बंदा क्या इनकरेज करे। और बिल्कुल, और इसीलिए अक्सर अभी मैं दोस्तों की हेल्प करता हूँ, तो मुझे वो दिन याद हैं। हम्म। उसके बाद मेरे वही दोस्त कुछ गए थे, तो मैंने जितनी हो सका, मेरे देखा देखी वो सारा जो ग्रुप था वो भी बाहर चला गया था उसी यूनिवर्सिटी में। हम्म। तो वो एक जितना मुझसे हो सकता था, मैंने कहा कि दोस्तों की उतनी हेल्प करनी चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा, आई थिंक हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं कि हमें वो एक रिश्तेदारी, वो एक दोस्ती यारी है कि हम उसके लिए सब कुछ भी खुद भूखे भी बैठ जाए ना, तो अक्सर होता है कि नहीं यार, अगर अच्छा दोस्त है, अगर अच्छा कोई फैमिली मेम्बर है, तो हम उसकी हेल्प कर दें। हाँ, बाहर ये चीज़ें आपको बहुत कम, बाहर तो वो थोड़ी नपी तुली हुई जो उनकी दोस्तियां होती हैं, उनकी रिश्तेदारियां होती हैं, कि एक दिन अगर आपने आप हम श्योर आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन मैंने एक दफ़ा एक गोरे से एक सिगरेट मांग ली जब मैं बाहर पड़ा था, तो वो अगले दिन मैंने कहा यार, कहना बोरो सिगरेट। अब वो लफ्ज़ तो मैंने बोरो का ही लिया है कि उधारे में ले रहा हूँ, तो वो उसने लिटरली लफ्ज़ लिया कि तुम सिगरेट बोरो कर। अगले दिन आ गया खड़काने, हाँ, कल तूने मेरे से सिगरेट ली थी। ये बिल्कुल है तो बाहर। वो बड़ा नापा तोला हुआ, और आदत इधर की थी कि जिगरी जिसको कहते हैं ना, यारी जिगरी, वो बिल्कुल। दिल वाली, वो वहाँ पे नहीं मिलती इतनी आप आसानी से। देखिए ना, बाहर से अगर कोई लोग आते हैं, हम्म। तो हम उनके लिए अपने मुल्क के दरवाजे खोल देते हैं, अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं। वो परेशान हो जाते हैं, वो कहाँ पे आए हैं। वो मुल्क छोड़ के जब वापस जाते हैं, तो एक्चुअली उनके अकाउंट में हो सकता है कि 2-4 रुपए ज़्यादा हों, कम नहीं होंगे। वाकई। क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं कहीं ना कहीं, तो ये एक आई थिंक पार्ट ऑफ कल्चर है, जो हम्म। और भी कुछ जगहों पे है, कंट्रीज़ में आप एक्सपीरियंस करते हो। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे आपने माशरे कहाँ में कहाँ भी। ये वैसे एक्सपीरियंस किया ये पाकिस्तान के बाहर? मैंने ये एक्सपीरियंस किया, ईरान में बहुत एक्सपीरियंस किया है, सऊदी अरेबिया में बहुत एक्सपीरियंस किया। मैं खाना खा के पैसे देने जाता, तो वो कहता था किसी ने आपके दे दिए। लो, बेस्ट। और अब वो क्योंकि आप तब तक अबरार वाइल्डलाइंस वाले बन चुके थे इसलिए हो रहा था, या वो वैसे ही क्योंकि पाकिस्तानी ब्रदर है इसलिए कर रहे थे? अब आपको नहीं पता कि वो बंदा जो दे के गया है, क्या हाँ। वो आपकी वीडियोस देखता उस वजह से उसने दिए हैं। हाँ। तो अगर मैं कहूँ कि उसने, हो सकता है कि वीडियोस कुछ जगहों पे तो वो आपसे मिलने के लिए आते थे ना, हम्म। आपसे मिलते थे, आपको बताते थे, अरबी होते थे कि हम आपकी वीडियोस बड़े शौक से देखते हैं और आप हमारे मेहमान हैं, बड़ी इज्जत करते थे। तो कुछ जगहों पे ये भी हो सकता है कि वो एज ए गेस्ट आपके लिए कर जाते हो, तो ये बताना मुश्किल है। पर हम्म। ईरान में कोई मुझे नहीं जानता था इतना, इराक में नहीं जानते थे, कुवैत में काफ़ी हद तक नहीं जानते थे लोग। तो वो हर जगह आप एक्सपीरियंस करते हो। तुर्की में मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, जॉर्डन में मैंने कुछ जगहों पे हम्म। एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो शायद वो जो खालिस ईस्ट में मुझे सुनाई दे रहा है, वेस्ट में जैसे कि ये चीज़ तब्दील होती है ना थोड़ी, यूरोप और इस तरफ जाते आई हैं। थिंक जैसे आप वो तुर्की और वो इस्तंबुल के जो यूरोप और एशिया के हाँ। बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, तो हर चीज़ चेंज होती है, सब लोग। गोरा हो जाते हाँ बिल्कुल। हैं। वहाँ पे लोग अच्छे होते हैं, हाँ। लेकिन वो ये होता है कि अब वो अमेरिकन सिस्टम, और आपने कोई पैसे पूसे अगर खर्च करने, तो वो आपके अपने हैं, कोई आप किसी के ऊपर बर्डन नहीं हो। हम्म। किसी से रास्ता पूछोगे, रात के 10 होंगे ना होटल का, तो वो आपको कहेगा वहाँ पे होटल है। हम्म। पाकिस्तान में तो पूछेंगे आ जाओ यार, साढ़े घर ही रह ला रात हाँ। को। हाँ। ये चीज़ जो है ना वहाँ पे नहीं है। वैसे उसके भी आई गेस फायदे और नुकसान तो बिल्कुल। होते ही हैं। मतलब कि एक तरह से जब आप जाते हैं डिनर पे और डच आप डिवाइड करते हैं अपने पैसे, तो अगर बिल आता है, तो यहाँ पे कई दफ़ा इस तरह भी हो जाता है कि अगर कोई आपका दोस्त है, तो अगर माली हालात उसके ज़रा थोड़े बुरे गुजर रहे हों,
तो एक दिन आपने ट्रीट दी, अगले दिन आपने ट्रीट दी, उससे अगले दिन आपने ट्रीट दी, आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, जी, फिर जी। चौथे पांचवें दिन आप कहते हैं यार ये कब देगा मतलब लेकिन आपको आदत है देने की, तो आप देते रह रहे अब देते रहे उसमें ये होता है कि कुछ दोस्त आपका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं ना, उठा लेते ये रहे। ये तो फिर है। तो उसके फ़ायदे नुकसानात आई गेस दोनों हैं। मुझे ये बड़ा अच्छा भी लगा कि जब मैं वहाँ पे गया पढ़ने, तो उसमें जब वो नपी तुली हुई दोस्ती आई, तो मैंने उसके अंदर भी अपने आप को एडजस्ट करने में एक फ़ायदा ही पाया कि वो अब अपने आप पे खड़े होने की एक वो आ रही है कि खुद करो, अब सब कुछ खुद करो। ये जो तेरे, अगर तू रेंटल के लिए पैसे तेरे पास नहीं है अब, तो भाई कोई और नहीं अब देने वाला। अब यहाँ पे बिल्कुल। गोरे तेरे पैसे नहीं देने वाले। वो अगर कोई ब्राउन दोस्त होते, जब मैं वैंकूवर गया तो मेरे को शुरू में कोई बिल्कुल भी ब्राउन दोस्त नहीं थे, और जो थे भी वो सेकंड जनरेशन वाले थे, तो उनमें वो थोड़ी जिगरी थोड़ी सी ख़त्म हो गई हुई होती है, और अगली जनरेशन में और भी कम होती जाएगी। खैर, आपने ये वही दूसरी बात में जो हमने एक तो हमने कवर कर ली कि क्या अच्छी चीज़ें हैं जिगरियाँ, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको वहाँ पे जाके ऐसे लगा कि यार ये पाकिस्तानियत के जो मेरा हिस्सा है ये मुझे छोड़ना है पीछे? कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगी? बहुत सारी ऐसी इनमें अभी हम बात कर रहे हैं इसकी दोस्ती यारी की। यहाँ पे ये होता है कि आप कोई काम करना चाहते हो ना, तो आप अक्सर कह देते हो अच्छा मैं उस दोस्त को साथ लेके चला जाऊँगा, हो जाएगा। मतलब आप डिपेंडेंसी जो है ना वो दूसरे लोगों पे बहुत ज़्यादा है। हम्म। वहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती है शुरू से पहले दिन से ही कि आप इंडिपेंडेंट हो। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। हम्म। आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, अच्छी तरह जी सकते हो और किसी पे डिपेंड मत करो कोई भी अपने काम के लिए। और हम्म। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने सीखी और अभी मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरे ख़्याल में अगर मैं पाकिस्तान में रह रहा होता, तो मैं हम्म। शायद कभी ना कर पाता क्योंकि वहाँ पे मैं अकेला रहा हूँ हम्म। और अपने काम करना मैंने खुद सारा कुछ सीखा है कि जिस तरह भी मैंने काम करने हैं। तो मुझे वो डर खौफ होता है ना कि यार मेन चीज़ यही है कि आप में वो ख़त्म हो जाता है कि हम्म। ठीक है कोई इशू नहीं है, अगर ये चीज़ ना भी हुई तो खैर है, जितनी भी होती है वो कर लूँगा और हम्म। उसके बाद में अगर मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी तो मैं कॉल करूँगा। हम्म। लेकिन वो काम करने से पहले मैं हार्डली ही किसी को, हाँ ये ज़रूर होता है कि आपने किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, किसी के एक्सपीरियंस से आप सीखते हो तो वो चीज़ डिफरेंट है। हम्म। लेकिन ये शुरू से लेके आपने अपना आपको बैलेंस करना, हर चीज़ को देखना, काम करने से पहले सोच लेना कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, हम्म। उसके क्या स्टेप्स हैं, वो सारी चीज़ें एक बड़ी प्लानिंग, जर्मन बड़े प्लान्ड हैं। हम्म। तो मैंने बड़ी ये प्लानिंग सारी मैंने वहाँ से सीखी कि मैं किसी तरफ जा रहा हूँ तो अपने डॉक्यूमेंट साथ ये वो सारी चीज़ें। लेकिन काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी चीज़ें मेरे अंदर हमेशा रहती हैं कि इधर-उधर जो है वो मैं गलतियाँ कर जाता हूँ। बजट आउट हो जाते होते हैं कई दफ़ा आपके। अल्हम्दुलिल्लाह बजट आउट नहीं हुआ कभी भी। बजट आउट नहीं हो तो वो भी। वो कभी नहीं हुआ। मैंने जर्मनी से जब निकला था तो मैंने अपना हम्म। बजट बनाया था। हम्म। मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, हम्म। इतना मेरा बजट है। हम्म। और मुझे था कि अच्छा यूरोप में मैं अगर हुआ तो मेरा इतना 50 से लेके $60 $70 तक चला जाएगा। हम्म। लेकिन अगर मैं तुर्की में ट्रैवल कर रहा हूँ तो 50 पे आ जाएगा, ईरान में ट्रैवल कर रहा हूँ तो हो सकता है 20-30 पे आ जाएगा। और हम्म। जब मुझे पैसों मेन चीज़ होती है आपकी अकोमोडेशन, तो मैं कैंप लगा लूँगा, टेंट में सो जाऊँगा। हम्म। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप सीखते हो और फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है, जब आप थोड़ा सा ट्रैवल करते हो ना तो आप मैनेज करना सीख जाते हो। ब्रार भाई, आप बड़े फिट भी हैं, साथ साथ आप, मैं देख रहा हूँ आपके डोले भी साइड से थोड़े बहुत, आप दिखाते तो नहीं लेकिन मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ से। तो ये कोई रूटीन रखी हुई है, कोई फिटनेस रूटीन रखते हैं, या वैसे ही खुद ब खुद ही कुदरती तौर पे आप फितरी तौर पे फिट हैं? एक्चुअली मैं शुरू से ही ना मतलब बहुत पतला था हम्म। और स्पोर्ट्स का शौक तो मुझे था। लेकिन जब मैं आपको बताता हूँ, जब ये थोड़ा सा मुझे जर्मनी में हुआ था ना, डिप्रेशन वाला सीन हुआ था, हम्म। तो तब मैंने फिर जॉगिंग करना शुरू की और उसके बाद जिम वगैरह भी वो जाता था। ठंड ज़्यादा थी वहाँ पे, क्योंकि डिप्रेशन वो उससे भी होती है ना, ठंड ठंड और ठंड वहाँ पे मैं कहता हूँ इतनी बारिश उस समर हुई है और इतनी बर्फबारी उस विंटर हुई है कि वो खुद लोग कहते थे कि यहाँ पे तो ये नहीं होता। उफ तेरी। और मैं जाता था, पता है, 8.5 किलोमीटर मैं साइकिल पे जाता होता था सुबह। सर्दियों में भी बारिश जब गर्मियों में अगर हो रही है या स्नोफॉल हो रही है, रोड्स जो है ना वो आइसी हैं, कुछ भी है, क्योंकि हाँ। वहाँ पे जाती थी एक ही बस जाती थी सुबह 5:30 या 6:30 बजे और वो मेरी हमेशा मिस हो जाती थी। तो ओए फिर मैंने होए। ये रूटीन बना ली, मैंने कहा साइकिल पे ही जाऊँगा और दूसरा थोड़े पैसे भी बच जाते थे, टाइम भी मतलब अच्छा गुजर जाता था क्योंकि रोड्स आपकी अलहदा बनी हुई है साइकिलिंग की। तो हम्म। वहाँ से ये आहिस्ता-आहिस्ता ना स्पोर्ट्स का जो शौक था, वो स्टार्ट हुआ। फिर मैंने दौड़ना-शौड़ना शुरू किया, जिम जाना शुरू किया, जितना मेरा फ्री टाइम था,
वो इन्हीं चीज़ों में निकल जाता था। हाँ, उससे वो डिप्रेशन भी दूर रहती है फिर। हाँ बिल्कुल, जो रनिंग है वो बहुत हेल्प करती है। तो हम्म। फिर आई थिंक जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो कोई ऐसा रूटीन कुछ भी नहीं है, बस यही है कि डाइट पे कोई कंट्रोल है खास किस्म का कोई है? मैं खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाता। मिकदार पे कंट्रोल है? हाँ, ये हो सकता है कि दिन में मैं 5 बार भी अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी वहाँ पे रुक के मैं चाय पी लूँगा, थोड़ा बहुत खा लूँगा। हम्म। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं खा के जब बाइक पे बैठूँ, हाँ और वो आज जो आज निहारी खाने के बाद नहीं होता, 4 बंदे सुबह सुबह निहारी खाई हुई है तो इस तरह बैठे हैं और उसकी कम्युनिकेशन क्या हो रही वो, और वो दूसरा कह रहा है वो नहीं है, वो नहीं वो है। नहीं है, वो अल्लाह का शुक्र है कि उस मुझे पता है नींद आती है ना जितना हम्म। और जिस तरह का आप खाना खाएंगे ना, तो वो बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि अबरार भाई ये चीज़ ना खाया करें। तो मैं उनकी भी एक्सपीरियंस से सीखता हूँ हम्म। कि राइड करने से पहले, क्योंकि हम्म। अक्सर ऐसी राइड्स मेरी रही हैं जिसमें आधा रास्ता मैं सोया रहता हैं? हूँ। कैसे? अम, चल रही है सो गए? चल रही है सो गया, और आपकी बाइक जो है ना वो साइड पे उतर सकती है, ठीक है, तो वो हम्म। उन्होंने स्टेप्स वगैरह बनाए होते हैं, वो जरा तो बाइक जो है अगर ना, वो हाँ छोड़ दी खड़खड़ खड़ होना चाहिए, फिर जाग आ जाती, फिर और अक्सर मैं फिर वो बाइक से मैं खुद अपने आप को मोटिवेट कर रहा होता था हम्म। कि बरारे तुम मर जाना है, हाँ। सही तरह चला। ये इस तरह खड़ा हो जाता था। मुझे याद है मैंने रियाद से मदीना की राइड की, हम्म। तो मेरा ख्वाब था कि जब मैंने यहाँ से ट्रैवल शुरू किया था कि मैं वहाँ पे जब पहुँचूँ ना, हम्म। तो फर्स्ट रमज़ान में मैं अपनी अफ्तारी जो है ना वो मदीनतुल मुनव्वरा में करूँ। तो जब मैं पहुँचा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने कहा कि रात को ही निकलते हैं, 850 किलोमीटर है, बहुत लंबा सफ़र उफ। है, और उसमें से तकरीबन कोई 350 किलोमीटर का पैच इस तरह का है कि जिसमें कोई बंदा नहीं है, मतलब पेट्रोल पंप्स कुछ आएंगे। तो पहले तो ये होता था कि आप रुकते थे, चाय वगैरह पी, कॉफ़ी पी, लोगों से वहाँ पे गपशप लगाई और फिर चले गए। तो मैंने रात को वहाँ पे राइड शुरू की। 2-3 घंटे के बाद मुझे ना मोटरवे पे थोड़ी नींद आना शुरू हो गई। मैंने साइड पे खड़ी की बाइक, सामान के ऊपर अपना सर रखा और आधे घंटे के लिए मैं सो गया ऐसे ही। फिर थोड़ा-सा ठीक हुआ, और हाँ। अगले दिन धूप इतनी थी, मैं कहता हूँ कि हर 5-7 मिनट के बाद रोड खाली थी, क्योंकि रमज़ान था, मोस्टली लोग जो है ना वो घरों में थे। तो ये हम्म। शायद मेरी खुशकिस्मती है। हम्म। पर आई थिंक वो इस तरह की राइड है जिसको मैं अभी देखूँ तो बहुत मैंने बड़ी बेवकूफ़ी की थी, और आगे से फ्यूचर में मैं इस तरह कभी नहीं करूँगा। वो एक दफा में करना बेवकूफ़ी थी कि इतना लंबा पैच करना, या वैसे ही बेवकूफ़ी थी? आई थिंक वो शायद एक दफ़ा में भी करना बेवकूफ़ी थी, लेकिन एक दफ़ा का मतलब ये होता है कि आप टाइम लेके आराम से जाते हो, किसी जगह आप खड़ी करते हो, 2 घंटे के लिए रुक जाते हो, तो हाँ। आपका दिन जो है ना वो लंबा होकर 14-15-16 घंटे भी पहुंच सो। जाता है। लेकिन जो रात की वहाँ पे राइड्स है सऊदी अरेबिया वगैरह में, वो अच्छी होती हैं, हम्म। क्योंकि उसमें मौसम बेहतर होता है और आप राइड करते हो, दिन को धूप इस तरह की होती है और इन्वायरमेंट ऐसी होती है कि आपको नींद आना शुरू हो जाती है। ये ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी बड़ा होता है। मेरे एक ड्राइवर होते थे बचपन में, वो मुझे बताते थे कि पहले वो ट्रक चलाया करते थे और वो ही कुछ 16-16 घंटे की उनको ड्राइव करनी पड़ती थी, और ट्रक के अंदर वो गुड्स भरी भरी हुई हैं, लेके जा रहे हैं, जिम्मेदारी है। तो वो मुझे बताता था कि मैं ट्रक चला रहा होता हूँ और मुझे रात को जब नींद आती थी ना, तो वो सिगरेट पीता था, तो वो सिगरेट से अपने आप को जला देता था ये तो ताकि वो, एक्सट्रीम हो गया। हाँ, क्योंकि वो जल जाए ना तो दर्द से बंदा उठ जाता था। तो उसने मुझे अपने हाथ के निशानात दिखाए थे कि किस तरह उसके यहाँ से लेके यहाँ तक जला हुआ था। वो कह रहा था ये निशान उसी चीज़ का है कि ट्रक मारने से बेहतर है अपने आप को थोड़ा सा जला दिया जाए ताकि वो दर्द से बंदा उठा रहे। आई और थिंक ट्रक उनकी तो ड्राइवर्स की बड़ी मजबूरी मुश्किल ज़िंदगी बहुत होती मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं मिलता हूँ सऊदी अरेबिया, इधर मुझे मिडल ईस्ट में बहुत पाकिस्तानी मिलती हैं। है। आई थिंक टाइम के साथ साथ जिस तरह राइट्स वगैरह लोगों को मिल रहे हैं, शायद उसमें थोड़ी सी बेहतरी आ रही है, पर फिर भी इस तरह की इन्वायरमेंट में इतनी हाँ। लंबी लंबी ट्रैवल करना वो बहुत मुश्किल है। हाँ। मेरे लिए तो कोई मजबूरी नहीं है ना। हाँ, आप तो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मैं तो अगर रास्ते में थक जाऊंगा तो मैं तो कह दूंगा आज मैं रात यहाँ पे स्टे करूंगा, और मैं इसीलिए जब निकलता हूँ तो मैंने कोई होटल वगैरह बुक नहीं करवाया होता। हम्म। मैं हमेशा 3-4 बजे अपनी कंडीशन देखता हूँ और उस इन्वायरमेंट को देखता हूँ, अगर मुझे खूबसूरत एरिया लग रहा है मैं वहीं पे टेंट लगा लूँगा, बेहतरीन। और अगर मुझे लगा तो फिर मैं आगे सिटी चला जाऊँगा और वहाँ पे जाके कोई होटल ढूंढूंगा। अब वो वैसे बना रहे हैं, वो टेस्ला के जो ट्रक्स बन रहे हैं जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग करा करेंगे, तो इसके बाद इंसान को इस तरह की मुशक्क़त से मेरे ख्याल से आज़ाद कर दिया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, अगर ऐसी बन जाए ट्रक्स। क्योंकि मेरे ख्याल से उनने अभी प्रूव भी किया है, कुछ स्टेटिस्टिक्स में देख रहा था कि टेस्ला के जो ट्रक्स हैं उनकी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी इंसान ड्राइवर से बहुत कम है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली जाएगी। ये भी है, लेकिन वो अब सिगरेट से चलाना भी नहीं रहेगा।
वो ये भी एक होता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस तरह एक ज़माने में फैक्ट्री आई है तो फैक्ट्री की असेंबली लाइन की वजह से ओवरऑल जॉब्स के अंदर तब्दीली आई है कि अब ये वाला काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह अब अगर ईमेल आई है तो अब डाकिए की ज़रूरत मेरे ख्याल से थोड़ी कम होगी, तो अब डाकियों की जॉब्स कम हो गई होगी। तो उसकी वजह से आई थिंक इंसान आज़ाद ही हो जाता है और क्रिएटिव काम करने के लिए आपने अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी तो रखना होता है बिल्कुल बिल्कुल। कि फील्ड आ रही है। अब जो डॉक्टरी के अंदर बड़ा होता है कि जिस तरह मिसाल के तौर पे पुराने जो प्रोसेसेस होते थे, लेज़र के थ्रू अब आप काटते हैं बंदे को और उसके पार्ट पुर्जे एक्सेस करके सही करते हैं। अब जिस बंदे ने वो पुरानी छुरी से ही काटने वाला सिस्टम याद रखा हुआ है, उसका जॉब ख़त्म हो जाएगा अनलेस वो सीखे और आगे बढ़े ज़मानों के साथ। बिल्कुल टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही है और हमें हर बंदे को चेंज होना पड़ेगा। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, 2018-19 में मैंने कभी नहीं सोचा था हाँ। कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा और लोग मुझे इशारे पे भी खड़ा होऊंगा तो पहचान रहे होंगे, देख रहे होंगे और आपके पास आएंगे। ये एक मतलब टेक्नोलॉजी आई है जिसका हमें एडवांटेज हुआ है। जब अगर ये ना होती हमारे पास तो बहुत सारे मेरे जैसे लोग जो हैं जिनको मौका मिला है यूट्यूब के थ्रू दुनिया को अपना पैशन, हाँ अपना पैशन शो करने का, क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारी डिफरेंट उसकी क्लास है, उसमें जो लोग जाते हैं वो डिफरेंट है। हमारे जैसे लोगों को तो बहुत कम मौका मिलता है। तो यूट्यूब ने आके, टेक्नोलॉजी ने आके हमें मौका दिया है कि हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये हमें देख के या किसी और को देख के इंस्पायर होके वो अपना पैशन जो है, वो अपना रोज़गार जो है वो इस टेक्नोलॉजी की तरफ ले आएंगे। आई थिंक शायद एक रास्ता बंद होगा तो 100 रास्ते खुल जाएंगे। और बेहतर इंशाल्लाह ऐसे रास्ते खुलेंगे जिसमें इंसान अपनी वो चीज़ करना चाहेगा जो उसके पैशन में है। बिल्कुल। वैसे आप क्या कहते हैं, यूट्यूबर्स तो बहुत ज़्यादा, टिकटॉक भी आ गया और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जो अभी ब्रेक थ्रू करना चाह रहा होता है तो उसको आप क्या एडवाइस देते हैं यूट्यूबर्स को के, और या ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर कहना चाहिए वैसे तो? आई थिंक इसमें सबसे बड़ी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैशन जो है वो मैटर करता है। पैशन जो है वो बहुत मैटर करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है, जितना आप उसको अपनी ईमानदारी से करें। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे नहीं पता लोग किस तरह सोचते हैं। मैं सोचता हूँ कि जो ट्रैवल है वो मेरा पैशन है, जो यूट्यूब है वो मेरा काम है, और मैं उस काम को भी उतने पैशन के साथ और ईमानदारी के साथ लोगों के सामने रखूँगा ना, लोग उसको पसंद करें। हो सकता है आप सबको तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ को तो ज़रूर अच्छा लगेगा और वही आपकी मेन ऑडियंस है। हम्म। तो उनके सामने आप ला के रखो। कुछ आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होंगी जिनको आप ही कहोगे कि यार ये बहुत अच्छी हैं, और कुछ नहीं भी अच्छी होंगी। आपकी ऑडियंस को उनमें भी आपकी मेहनत नज़र आनी चाहिए। तो अगर आप पैशन को, और जब आप, बहुत सारे लोग हैं जो 5-6 महीने यूट्यूब पे या डिजिटल कंटेंट पे काम करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि यार हमारा तो चैनल ही नहीं चला, ये क्या हो गया। व्यूज़ किस तरह लाते हैं अबरार हाँ, भाई, व्यूज़ कैसे आएंगे, व्यूज़ बताएं। व्यूज़ बताएं। अब मैं वही बताता हूँ कि शुरू में तो मुझे तो 1.5 साल जो है वो कोई भी नहीं देखता था, मेरे दोस्त भी नहीं देखते थे, लोग भी कहते थे कि पता नहीं किन चक्करों में ये पड़ गया है। तो ऐसे ही होता है। 1.5 साल आपने किया कंसिस्टेंटली विदाउट वो व्यूज़ का जो आपको एक वो जो एक हाँ रिवॉर्ड मिलता है, बिल्कुल, उसके बगैर किया आपने? उसके बगैर किया। उससे पहले मैंने 4 महीने जो है ना वो कैमरे के सामने बोलना सीखना और उसको एडिट करना और वो ये सारी चीज़ें चली। तो जब मैंने वीडियो डाली थी, आई थिंक उसके 15 से लेके 18 महीने के तक मेरे शायद कोई 1200 के करीब सब्सक्राइबर थे। दिन में कोई बड़ी मुश्किल से 50-60-100 व्यूज़ आ जाते थे, लेकिन वो ये था कि मैं हर वीक में 2 वीडियोस अपलोड कर रहा था उन दिनों भी। यूँ पीछे चल रही है इसके अंदर। एक आपने वो भी लगाया हुआ है, गोप्रो इस तरफ लगा हुआ है, एक आपने जीपीएस के लिए फ़ोन का होल्डर लगाया हुआ है। पहले आप पहले आप BMW की एक चला रहे थे, ये शुरू से मेरी यही है। यही है जी इसका? बिल्कुल। और ये आप खुद ही इसको खोल भी लेते हैं, खुद ही इसके अंदर चीज़ें सही भी कर लेते हैं थोड़ा आप? बहुत कर लेता हूँ, वो बहुत ज़्यादा नहीं। अभी तो मैं देख रहा था, आपने खड़ी की हुई थी, वो कह रहे थे कि ये आप चेंज कर रहे थे कि ये चीज़ टूट जाती होती है, तो फिर मैंने ज़रा बेहतर शशके वाली लगा दी है। तो इसमें मुझे पता है कि क्या चीज़ें मतलब चेंज करनी है, और वो आप दूसरे लोगों के वीडियोस देखते हैं, उनसे आपको आइडिया हो जाता है, एक्सपीरियंस लोगों से मिलते हो। लेकिन लगाने का काम मोस्टली मैं जो है ना वो मैकेनिक को देता हूँ। अच्छा, देते हैं। जी जी। और ये कहाँ से, क्यों ये वाली क्यों सेलेक्ट की, और क्या आपकी सिलेक्शन की थी? वो अली अजमत भी BMW की एक मेरे ख्याल से चलाते हैं, उनके पास तो 4-5 कलेक्शन का शौक है, गाड़ियाँ भी उनने बहुत सी रखी हुई हैं। एक्चुअली ये शौक की बात है। मुझे 2019 तक 19 नहीं 18 तक मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती थी। हम्म। 18 तक 19 तक
अच्छा, तो आप जर्मनी गए, आपको नहीं आती थी नहीं तब? आती थी, मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं चलाई थी, मुझे डर लगता था मोटरसाइकिल चलाने से। ये तो मैं मेरे तो मेरे दोस्त लिए बड़ी इनकरेजिंग बात हो रही है। मैं तो दोस्तों के पीछे, मुझे याद है मेरे एक बचपन के बहुत अच्छा दोस्त है, उसको मोटरसाइकिल चलानी आती, तो उसने कहा था चल मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हाँ। वो सिखाने लेके गया और लिटरली हम लोग वैगन में बस एक्सीडेंट करते करते बच गए। साथ में जो है ना वो मुंजी थी, उसमें भी पानी खड़ा था, हम दोनों उसके अंदर। तो कहता है आज के बाद तू नहीं मेरी मोटरसाइकिल पे बैठेगा बस। उसके बाद मैंने कभी ट्राई भी नहीं की। लेकिन जब मैंने यूट्यूब एक्चुअली स्टार्ट किया ना, तो हाँ। तब आप होता है ना, आप यूट्यूबर्स की वीडियोस देखना शुरू करते हो और उसमें फिर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियंस, तो उसमें जो इंडियन यूट्यूबर थे वो मोस्टली ट्रैवल, वहाँ से जो उनके व्लॉगर्स थे वो ज़्यादा लेह लद्दाख मोटरसाइकिल पे जाते थे। MSK की शायद आप बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ निखिल है, इसके अलावा और भी काफ़ी हैं। हाँ। तो मैं भी मैंने कहा कि शुरू में तो सिर्फ मैं देखता, क्योंकि मुझे पहाड़ों का बहुत शौक था हमेशा शुरू से ही ना। हम्म। तो मैंने वो देखना शुरू की, तो उसमें फिर वो एक होता है ना कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसको पसंद करना शुरू कर देती हैं। हम्म। तो फिर मैंने, जब मैं पहले ट्रैवल करता था, तो वो एक होता है ना कि आपको कोई बंदा कहे कि आज साउथ अमेरिका जाना है, ठीक है मैं अपना बैग पैक करूँगा, 2 घंटे के अंदर जहाज़ में बैठूंगा चला जाऊँगा। मेरे लिए वो कोई होता है ना कि एक नई चीज़ नहीं रही थी, कि किसी को सोचने से पहले आपको वो होता है कि यार ये क्या काम करने जा रहा है, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना। हम्म। तो तब मैंने सोचा, मैंने कि यार कुछ नया करते हैं, मोटरसाइकिल पे क्या पता इंजॉय करूं, लेकिन अपने पास एक सवारी होगी, उसके ज़रिए मैं कहीं पे भी जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। हम्म। तो फिर मैंने लाइसेंस लिया और 850 सीसी बाइक, मैंने कहा कि सब कहते हैं ये अच्छी है, वहाँ पे जाते हैं। अब जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने बाइक देखी, इतनी बड़ी बाइक, उसके ऊपर मैं बैठा, मेरा जिसामन वाइज छोटा, हम्म। मैं कंफर्टेबल मैंने फील नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। पैसे मैंने उसके लिए सेव किए हुए थे, लेकिन वो एक होता है ना कि अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं ये नहीं। उसके साथ ये वाली बाइक खड़ी थी, ये ज़रा ये वाली तो नहीं थी वो जो यूं करके नहीं लोग। ऐसी अब तो तो मैंने ये भी देखी, जितना बंदा पीछे जा रहा है उतने बड़े हैंडल लगा के वो हार्लियों पे लोग फिर रहे होते हैं ना। हाँ, लेकिन हार्ले वाले मोस्टली जो हैं वो इस तरह के एडवेंचर टूर कम करते हैं। अच्छा। हाँ, बाइक्स में भी, कंफर्टेबल नहीं होती क्या वो? बाइक्स में डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। हम्म। स्पोर्ट्स बाइक हैं, सुपर बाइक्स हैं जो हम्म। आपको रोड्स पे यहाँ पे स्पीडिंग करते लोग नज़र आएंगे। हम्म। उसके बाद जो सिटी टूर्स के लिए और कंफर्ट राइड्स के लिए होती हैं, वो ज़रा बड़ी सीसी वाली होती हैं, उनकी सीट अच्छी होती हैं, आप उन पे बड़ा कंफर्टेबल हो के। साइड पे वो हाँ बिल्कुल, स्पेस होती है चीजें रखने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मोस्टली लोग जो है ना वो हार्ले होगी, या उसके अलावा आई थिंक गोल्ड विंग और इस तरह की जो है ना बाइक्स हैं। लेकिन जो एडवेंचर बाइक्स होती है, इस बाइक को आप किसी भी जगह लेके जा सकते हो। ये गिर जबरदस्त। जाए तो इसका इशू नहीं है, आप उठा लो। आप प्रोटेक्शन वगैरह बाइक के इधर उधर लगाते हो, हम्म। कि जहाँ पे अगर नीचे से कोई पत्थर लगे, ये नहीं कि इंजन लीक हो गया और इस तरह की सारी चीज़ें। हम्म। तो शुरू से मैंने कहा था कि लेनी ऐसी बाइक है जो मुझे कहीं लेके जा सके। हम्म। बाइक का मुझे शौक नहीं था, हम्म। ट्रैवल का शौक था। तो हाँ। बाइक ट्रैवल के शौक में मैंने इंक्लूड की कि अब मैं ट्राई करता हूँ ये किस तरह का रहता है। हम्म। तो आई थिंक मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी पसंद आ जाएगी। मैंने ये सब कुछ किया कि मुझे सेंट्रल एशिया में पामीर हाईवे जो है वो करनी है ये साइकिल। पामीर रेंज के साथ चलती है? जी जी, ये क्या बात है। इधर वो तो इधर भी आते हैं हमारे, हमें भी टच करते हैं पामीर बिल्कुल माउंटेन्स। बिल्कुल। ये इधर हमारा जो ऊपर चित्राल के ऊपर वाला जो एरिया है ना, बिल्कुल वहाँ पे तो शमशाल वाले इलाके, बिल्कुल। बिल्कुल। अफ़गानिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये एरिया जो है ना यहाँ पे पामीर है, तो मुझे बड़ा शौक था। तो साइकिल का तो मुझे कभी मौका नहीं मिला, तो हम्म। इसीलिए मैंने कहा कि चलो मोटरसाइकिल पे ये टूर करते हैं। तो उसके बाद मुझे वो एक इतना मज़ा आया इसमें ट्रैवल करने का, कि आप कहीं भी किसी भी जगह जा सकते हैं। आप हाँ, लिमिटेशन इसमें है ही नहीं। ये कर लेती, ऑफ रोड भी कर लेगी, हर रोड जगह, भी कर लेगी, हर और जगह। सस्पेंशन भी अच्छी है, आपको कमर तो नहीं थकती इस पे बैठे बैठे? और बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो थक जाएगी, लेकिन आप ब्रेक्स ले लेके आराम से करें, कोई इशू नहीं है। एक एक स्ट्रेच में आप कितना लंबा करते हैं? मेरे ख्याल में मैं एक स्ट्रेच में कभी हो सकता है कि 10 मिनट चलाने के बाद थक जाऊं, किसी जगह बैठ जाऊं। और कभी कभी 50-100 किलोमीटर 200 मेरे अभी तक मैंने जो सबसे ज़्यादा किया था वो शायद कि 225 किलोमीटर किया था। ईरान में दश्त लूट डेजर्ट है, हाँ, ओ हाँ हाँ, यस यस। तो वहाँ पे इतनी गर्मी थी और दरमियान में कुछ भी नहीं था। तो मैं अगर वो खोलता था ना आगे से वाइज़र, तो मुझे आती थी वो सामने से लू। लू आती थी, मुझे ऐसा लगता था मेरी स्किन जल रही है। तो जैकेट अगर मैं कहीं से खोलता था, इतनी तेज़ हवा, मेरी बाइक भी जो है ना वो टेढ़ी चल रही होती थी। तो मैंने उफ। कहा कि इस स्ट्रेच पे खड़ा नहीं हो सकता। मैं कैमरा भी एक्चुअली उतार दिया था, क्योंकि कैमरे के ऊपर भी हवा पड़ रही थी, तो सर में दर्द होना शुरू हो गया था। हम्म। तो वो एक स्ट्रेच मैंने किया था, हम्म। और वो मजबूरी थी। लेकिन नॉर्मली मैंने यही
जो मैं करता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं अगले इशारे पे जाऊँगा, मुझे कोई कहीं अच्छा इंटरेस्टिंग सा बंदा मिला, वो मुझे कहता है चलो हमारे तरफ चलो, घर चलो, तो मैं उसके साथ चला जाऊँगा। अब ये नहीं होता कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अक्सर मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस के लिए भी कर रहा होता हूँ। मैं कैमरा खोलूँगा तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, शायद वो चीज़ें ना कर पाए जो वो करना चाहता है। तो मैं कभी कभी ना इसमें वो जो होता है ना कि ऑडियंस को डंडी मारने वाला काम होता है, लेकिन वो ये चीज़ होती है क्योंकि मैं अपना एक ख्वाब जी रहा हूँ हाँ, और मैं उसको उस तरह जीना चाहता हूँ जिस तरह मैं इमेजिन करता हूँ। हाँ, मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, उसको अच्छी तरह रिकॉर्ड करता हूँ, आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के लिए मुझे वो चीज़ वीडियो नहीं बनानी चाहिए, तो तब हाँ, मैं वो करता हूँ। और आई थिंक फेयर भी है शायद ये चीज़। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अगर आप हर चीज़ को उसी नज़रिए से देख रहे हैं कि इसका एक प्रोडक्ट बनना है, तो फिर उसमें आपका सोल कहाँ गया? आपकी वो जो असल दिलचस्पी है वही ख़त्म हो गई, तो फिर आप शायद वो भी ख़त्म हो जाए। अब बिल्कुल। मैंने तो अपनी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी पर्सनल चीज़ें फ़िल्म की हुई हैं, और मैं एक ज़माने में वो सारी डालता भी था। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये लगना शुरू हुआ कि ये जो चीज़ है ना, जो तू हर चीज़ को खाना है, और कंटेंट जो है वो खींचता भी बड़ा है ना। बहुत एक ज़्यादा। व्यूज़ के ज़रिए खींचता है, पैसे जो व्यूज़ से आते हैं उनके ज़रिए खींचता है, तो कंसिस्टेंट अपलोड स्केड्यूल से वो आपको खींचता है। तो एक पॉइंट मुझे अभी आई थिंक कोई तब्दीली सी आ रही है मेरे अंदर, और ये उम्मीद है कोई जिनसी तब्दीली नहीं है, ये कोई वैसे ही दिमाग की तब्दीली है। कि तब्दीली ये आ रही है कि मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को ना एक शो बनाना शुरू कर दिया, और उस शो में जो चीज़ें मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वो हर चीज़ को कंज्यूम करने के एंगल से, कोई नई चीज़ खरीदी है वो दिखानी है, और उसमें एक वो कंज्यूमरिज्म भी है कि अनबॉक्स करना, हर वक्त अनबॉक्स करके नए चीज़ को ख़रीदने में मज़ा लेना, और खरीदो फरोख्त की ज़िंदगी में कंज्यूमर बन जाना माइंडलेस किस्म का। वो मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, तो मैंने भी अपने आप को ज़रा थोड़ा खींचा कि ये चीज़ नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए। लेकिन अच्छा लग रहा है आपसे ये पता चल के कि आपको ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई अगर अनकंफर्टेबल हो रहा है तो रिकॉर्ड नहीं करना। मैं तो फोर्स करता था, यूज टू हो जा, मैं हर वक्त रिकॉर्ड करता हूँ, तुझे नहीं पता था, मेरा दोस्त है, यूज टू हो जा। ये चीज़ें एक्चुअली मैंने जब जर्मनी से पाकिस्तान कर रहा था ना, तो मैं हाँ। दरमियान में वीडियोस एडिट भी कर रहा था। और मैंने इस तरह का अपना स्केड्यूल बनाया होता था कि यहाँ पे सनसेट खूबसूरत है ना, तो मैंने वहाँ पे इस टाइम पहुँचना है। रात को 11-12 बजे मैं होटल में पहुँच रहा होता था। नेक्स्ट डे मैं सनराइज़ के लिए भी जा रहा होता था। फिर रात वीडियोस एडिट भी करना, तो तुर्की में बैठे हुए आई थिंक मेरे जहन में ये चीज़ें चल रही थी। हम्म, तो मैंने कहा कि देखो, पता नहीं यूट्यूब चैनल चले ना चले, तुझे अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि अपना ख्वाब जीने का, तू इस तरह ट्रैवल कर रहा है जो बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है। हम्म, जिन लोगों को ट्रैवल का शौक नहीं, वो शायद ये चीज़ें ना समझ पाएँ, हम्म, लेकिन जिनको शौक है उनको पता है। मैंने कहा कल को अगर यूट्यूब ही तेरा ना चला और हम्म, तूने इतनी मेहनत इधर लगा दी, बहुत सारी जगहों पे तू जा रहा है और तू उनको एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा, तो क्या फ़ायदा इतना बड़ा टूर करने का। तो हम्म, तब मैंने ये सोचा अब मैं वीडियो एडिट नहीं करूँगा साथ में। आ, और जहाँ पे मुझे लगा कि ये जगह अच्छी है, इसकी वीडियो मुझे और अच्छी तरह से बनानी चाहिए, तो फिर मैं वहाँ पे एक आधा दिन एक्स्ट्रा गुजारूँगा, वो सिर्फ फ़िल्मिंग के लिए होगा। पहले मैं जाके उस जगह को अच्छी तरह एक्सपीरियंस करूँगा, देख लूँगा, मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि ये जगह कौन-सी है, और उसका फ़ायदा जो है वो बाद में ये होना शुरू हो गया हम्म, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं तल अवीव में हूँ, तो मैं पहले 1 दिन वैसी सिटी को एक्सपीरियंस कर लेने के लिए निकला हूँ। हम्म, तो मुझे आइडिया होना शुरू हो गया कि अच्छा यहाँ पे लोग किस तरह के हैं, और वो जो उसकी ये जगह उन्होंने क्यों बनाई, इसकी हिस्ट्री क्या है, हम्म, मैंने क्या बताना चाहता हूँ मैं ऑडियंस को, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। हम्म, तो उसने मेरा जो कंटेंट है ना, आई थिंक उसमें हेल्प भी मुझे काफ़ी हद तक किया है। हम्म, फिर ये होता था कि जब मैं अगर किसी के घर जाऊँ, अगर वो अनकंफर्टेबल फील हो रहे होते हैं, तो उनसे ज़्यादा मैं हो रहा था कि मैं इनसे पूछूं कि ना पूछूं कि आप मैं वीडियो बना लूं कि ना। फिर मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं कैमरा ऑन करता था ना, तो आपके ज़हन में मुसलसल चीज़ चल रही होती, तब मैं इनसे क्या पूछूं, क्योंकि वो आप वीडियो के लिए पूछ रहे होते थे। हाँ, तो वो मुझे लगा कि मैं शायद लोगों को यूज़ कर रहा हूँ अपने व्यूज़ के लिए, हम्म, जो गलत बात है। हम्म, अनलेस कि वो बंदा, आप कुछ कुछ घरों में आप जाना तो आपको फोर्स करते हैं वीडियो बनाएं जी, वीडियो बनाएं, तब बंदा कहता है फिर तो चलो खुला ठीक हो है, हाँ तब बना लो। जाए। लेकिन वो चीज़ कि आप किसी को उसको यूज़ मत करें। हम्म, और उस चीज़ को मैंने एंजॉय भी बहुत किया, लोगों के जब घरों में जाता था बड़ा कंफर्टेबल होकर बात करता था, मेरे जहन में बिल्कुल नहीं होता था, वो आपका एक जहन भी हट जाता है उस चीज़ से कि हम्म, वीडियो बनानी है नहीं बनानी।
तो मैंने उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ सीखा है और मैं अब उसको एंजॉय कर रहा हूँ। और कोशिश मेरी यही है कि ऑफ कोर्स मैं अगर मुझे लगे कि यहाँ पे ये वीडियो और बेहतर हो सकती है तो फिर मैं वहाँ पे एक आधा दिन रुक जाऊँगा। लेकिन मैं ये नहीं कि अगले बंदे को मजबूर करूँगा। बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ, मैं लोगों की वीडियोस देखता हूँ, वहाँ पे लोकल लाइफ बड़ी इंक्लूड होती है। लेकिन मुझे पता होता है कि या तो आपके साथ एक कैमरा मैन हो, हाँ, आप बातचीत कर रहे हो, वो रिकॉर्ड कर रहा हो, वो और बात है, उसमें से आप क्लिप्स निकाल लें। लेकिन ख़ुद कैमरा निकालना, उसको रिकॉर्ड करना, दूसरों से बात करना, उसमें वो फिर जो आप एक्सपीरियंस है ना, वो अपना एक्सपीरियंस मिस कर जाते हो। लोगों हाँ, के लिए आप कंटेंट बना सकते हो, लेकिन आई थिंक कि शायद मैं जब 20-25 साल बाद ये सब, पता नहीं कितना अरसा चलेगा, लेकिन वो ये कहते हैं जब बंदा बूढ़ा होगा तो पीछे मुड़ के देखूंगा ना तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैं अपना ख्वाब, लोग पूछते हैं ना कि, अब मैं इसी में मैं बता देता हूँ कि लोग पूछते हैं कि आप यूट्यूब क्यों कर रहे हो। हाँ, हाँ, कि यूट्यूब से आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं या आपको जॉब से पैसे मिलते हैं। तो अक्सर लोगों को मैं ये कहता हूँ कि भाई, यूट्यूब ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इसमें अपना ख्वाब जी सकता हूँ। वो ख्वाब जो बचपन में आप होते हैं ना कि गांव में बैठे हुए मैं जहाज़ गिन रहा होता था कितने जा रहे हैं, कभी मुझे मौका मिलेगा इस तरह ट्रैवल करने का कि नहीं। तो आज मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वो मौका मिल रहा है और मैं उसको अपने ख्वाब में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे देखते हैं और उनको भी इसी तरह ट्रैवल का शौक़ है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना ख्वाब भी जीऊँ और उनको वो चीज़ दिखाऊँ, जब वो देखें तो उनको वो अपना ख्वाब जो है, एक तो वो लगे कि हम उसको अचीव कर सकते हैं और दूसरा ये कि उनको अपना ख्वाब अच्छा लगना चाहिए। मतलब अगर मैं जाता हूँ किसी जगह पे, मेरे साथ कोई मसले मसाइल होते हैं और दिन में मैं 5 बार कह रहा हूँ कि यार ये चीज़ गलत है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, तो हाँ, अगले बंदे को लगेगा कि यार ये तो मेरा ख्वाब है हाँ, हाँ, और ये मैं जीना चाहता इसमें भी हूँ। कीड़े निकल रहे हाँ, हैं। तो वो चीज़ जो है ना, ख्वाब अच्छी होने चाहिए, पता नहीं हाँ, लोगों को। और आई थिंक ट्रैवल में इसी तरह होता है, कभी बहुत अच्छे दिन होते हैं, कभी हाँ, आप बड़े थके होते हैं, अच्छे दिन नहीं भी गुजरते, आपको बुरे लोग मिलते हैं, तो आप उसको फ़िल्टर आउट करते हैं वो सारी, और एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हो कि वो वर्थ है। मतलब को जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें नेगेटिव चीज़ें पार्ट ऑफ गेम है, वो आएँगी आएँगी, उनको साइड पे करके जब आप पॉजिटिव देखते हो, वो बहुत ऊपर है। तो इब्रार भाई, ये मैं देख रहा हूँ आपने काफ़ी इलाकों की ड्रोन शॉट्स भी ली हुई हैं, आप मुख्तलिफ कैमरे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट लिस्ट आपकी क्या है इस वक्त? अभी तो मेरे पास मेन जो मेरा कैमरा है वो गोप्रो है। ठीक है, उसमें गोप्रो 10 यूज़ कर रहा होता हूँ सारे हाँ, वीडियोस में। अब शायद मैं भी उसको अपग्रेड करके 11 में चला जाऊँ, तो मैंने तो 2 वो रखे। लगा हुआ है इधर, यहाँ यहाँ पे नहीं, और फिर यहाँ पे चिन पे, माइक, अच्छा इधर लगा हुआ चिन है। पे लगा दो, क्योंकि ये आपका आई अच्छा, लेवल होता है और हाँ, आपने लोगों को वो चीज़ दिखानी है जो आप देख रहे हो। अगर हम्म, यहाँ पे लगा होगा ना, तो लोग वो उस एंगल से नहीं देखेंगे जिससे आप देख रहे हो। तो वो आपके थोड़े से नीचे से नहीं देख रहे अभी यहाँ नहीं, से? उसको यहाँ से जाता है तो वो थोड़ा-सा फ़र्क आता थोड़ा है, सा फर्क है, ठीक लेकिन है, यहाँ बहुत नॉर्मली ज़्यादा, ओके। हाँ, यहाँ पे जब आप जाएँगे वो ज़रा ऊपर हो जाता है और फिर उसके ऊपर एयर प्रेशर बड़ा पड़ता है। और एक माइक आपका बड़ा अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि आपकी मैं मेरी माइक तो अंदर है। गुफ्तगू, अच्छा वो अंदर है, वो हाँ, लहदा से लगा हुआ है उसके अंदर। वो गोप्रो के साथ मीडिया मोड लगा के या उसका अडैप्टर लगा के वो हेलमेट के अंदर फिट किया होता है, ताकि ठीक आप है, अपनी आवाज़ जो है उसको रिकॉर्ड करते जाएँ। फिर सोनी A7 IV रखा हुआ है मैंने, सही है। 2-3 लेंसेज़ रखे हैं, वो डिपेंड करता है जिस रीजन में मैं जा रहा होता हूँ, उस हिसाब से उसको जो है ना मैं चेंज कर लेता हूँ। लेंसेज कौन सी? मैंने तो काफ़ी ख़रीदे हैं। अभी हाँ, आजकल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो उसका Tamron का है 17 to 28 2.8। आपके पास है मेरे पास, बड़ा अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत वो अच्छा लेंस। लाइट वेट है। क्योंकि वो हाँ, जो 16 to 35 जो आप लोग शुरू में यूज़ करते थे वो बड़ा भारी है, वो थका देता है आपको। हाँ, और उसके अलावा मैंने रखा हुआ है 24 से लेके 105। अच्छा, काफ़ी लंबी जूम रेंज है ये। हाँ, क्योंकि पहले मैं ये यूज़ ये कर भी टैमरॉन है, ये नहीं, ये सोनी है? सोनी का है, हाँ, सोनी का सोनी है। वाला है, हाँ। पहले मैंने जो रखे होते थे वो रखे होते थे ये 24 to 75 और इस तरह के जो है ना 3 लेंस रखे थे। एक फिर हाँ, वो 70 to 200। अब मैंने थोड़ा सा उसको जो है ना वो कम कर दिया, क्योंकि 70 to 200 अगर मैं अफ्रीका की तरफ जाऊँ तो शायद मैं उसको ज़्यादा यूज़ करूँ। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि वो लेंसेज आपने रखे किधर हैं। हाँ, अगर आपने बैग में इधर उधर किसी जगह रख दिया कि जहाँ पे वो एक्सेसिबल नहीं है, तो हो सकता है आप उनको पूरे रास्ते रास्ते यूज़ ही निकाले, ना करें। हाँ। तो इस लिहाज से मैं अपना इक्विपमेंट जो है ना वो टाइम के साथ साथ थोड़ा सा चेंज जूम कर। लेंसेज जनरली आप यूज़ कर रहे हाँ, हैं, प्राइम नहीं यूज़ कर प्राइम रहे, नहीं ताकि यूज़ थोड़ी सी करता। कोई क्योंकि हिलना ना पड़े और इधर से इधर पहुंचना है ना। एक मेरे पास है प्राइम, वो 50 मिलीमीटर वाला 1.8।
ओ ले, बुके चैंपियन। लेकिन वो ये होता है कि अगर आपके साथ कोई दोस्त वगैरह ना हो तो कभी कभी वो तस्वीरें वगैरह 2-3 खींच ताकि देता है। ब्लर अच्छा आ जाए थोड़ा सा हाँ, बैकग्राउंड का। अच्छा, लोगों को अच्छा लगता है हाँ इंस्टाग्राम सर, के लिए। सर तो मगर मेरे ख्याल से कहानी पहले आती है और आप कहानी जो सुना रहे होते हैं। अभी मैं जिस तरह देख रहा हूँ आपने जो वाइड रखी हुई थी लेंस, अभी ये जो जब आप अपनी तरफ कैमरा मोड़ के चल रहे होते हैं जी, तो ये सोनी पे आप कर रहे हैं। हाँ, ये सोनी तो पे करें। सेंसर वाले सेंसर डस्ट टेस्ट में तो ये तो पक्का हाँ, सोनी है। ये सेंसर डस्ट से पता चल रहा ये है। मेरे ख्याल में मेरा होगा जो शुरू के वीडियोस में मैंने डिफरेंट यूज़ करता था। आई थिंक 16-35 f4 वाला था। स्टार्ट ओह मैंने उससे किया था। अच्छा 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 अच्छा। अब मैं वो यूज़ नहीं करता। अब ये Tamron पे आ गया हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ मैंने ज़्यादा। ये जो अभी मेरे पे लगी हुई है ये है 2470 और ये F4 है, लेकिन इसके अंदर ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन है। बिल्कुल, वो ओह ज़रूरी है। वो बड़ा मज़ा आ जाता है वो जब स्मूथ और फिर ऊपर से सेंसर स्टेबलाइजेशन और वो दोनों मिलके, तो वो ज़रा थोड़ी स्लो मोशन शॉट्स की सिनेमैटिक। मगर आपकी वीडियोस देख देख के मुझे हो रहा है कि वो जो मेरा जो सिनेमाटोग्राफी में स्लो मोशन की ठरक है ना, वो अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी ख़त्म कर दूँ। हर चीज़ को स्लो मोशन लगा के, हर चीज़ में सिनेमैटिक म्यूज़िक लगा के, क्योंकि मेनली स्टोरी और जगह को बयान करना जो है ना, वो बेहतरीन आपका तरीका है। और ये वाइड में आप जनरली कर देते हैं, एक तो आपको ड्रोन पे रोकते नहीं? ड्रोन पे रोकते हैं, कुछ जगहों पे रोकते हैं, वहाँ पे मैं उड़ाता भी नहीं। अच्छा, ड्रोन की बात करते हैं तो ड्रोन आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से मुल्कों में अलाउ है। हम्म। कौन से पे आप उड़ाएँगे, आप पकड़े जाएँगे तो आपको सज़ा क्या है। अच्छा। मतलब फ़ाइन शाइन है, आप पे कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, तो ले लें। अगर वो वर्थ है, अगर उस एरिया को उस तरह से कैप्चर करना, हम्म। ठीक है। लेकिन कुछ कंट्री हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान है, हाँ। जॉर्डन था, जॉर्डन में मैंने कम उड़ाया, उन जगहों पे जहाँ पे कोई भी नहीं होता था। हम्म। सीरिया है, लेबनान है, फ़लस्तीन, इसराइल है, वहाँ पे बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो हम्म। मैं या तो अपने साथ लेके नहीं जाता था, पीछे ही अगर मैंने पता हो ना कि मैंने घूम के वापस इधर आना है, हम्म। तो मैं ड्रोन उधर ही छोड़ दूँगा। और हम्म। अदरवाइज़ अगर पास होगा तो उसको ऐसी जगह पे छुपाऊँगा कि जब मेरा सामान वगैरह चेक करेंगे ना, तो उनको नज़र ना आए, क्योंकि वो वहीं छोटा से ड्रोन रखते हैं आप? सबसे छोटा वाला एयर लिया टू होगा? एस रखा हुआ एयर है टू मैंने। एस उतना सही है ना, मतलब हाँ, वो तो वो टॉय छोटा। ड्रोन कैटेगरी में भी आ जाते हैं, तो उतना ज़्यादा। नहीं, लेकिन उसका वेट थोड़ा वो एक होता है ना, 250 ग्राम से ऊपर का ही है, अच्छा ऊपर है, ऊपर है। ओह ओके ओके तो ओके। उसका पता चल जाता है, मतलब वो इतना छोटा भी नहीं। उससे पहले मैंने रखा हुआ था, प्रो रखा हुआ था, मैविक। मैविक प्रो मैं 2। अभी उसी पे ही हूँ। मैविक प्रो पाकिस्तान में मैंने जितना रिकॉर्ड किया उसी से किया, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली कोई कहता नहीं है आप इतना इशू रिकॉर्ड नहीं कर है। सकते हैं। हाँ। तो बाकी ये सोनी के कैमरास वगैरह शुरू में मैं भी बहुत ज़्यादा स्लो मोशन और ये वो इन चीज़ों पे कुछ मैंने वीडियोस बनाई, लेकिन मेरा वॉच टाइम होता था 2 मिनट। अगर 6 मिनट की वीडियो बनी तो मैंने कहा क्यों यार, व्यूज़ तो या तो ना कि आपके मिलियंस में व्यूज़ हों, तो हम्म। फिर और बात है। हम्म। तब मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब मैं फर्स्ट टाइम गया जेरूसलम गया, हम्म। तो मैंने उसको पहले एक दिन अच्छी तरह एक्सप्लोर किया, और वहीं पे मेरे जहन में ख्याल आया कि देखो, सिनेमैटिक्स आप बना लो, कोई हम्म। फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों ना मैं लोगों को अब जेरूसलम उस तरह दिखाऊं जिस तरह मैं देख रहा हूँ। हम्म। कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे पता होना चाहिए इस जगह की हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे क्या है। तो मैंने उसको उस तरह रिकॉर्ड करना शुरू किया, और मैं 3 दिन सुबह फजर उठता था। हम्म। पहले मैं एक दिन देख के आया, उसके बाद मैं हर रोज़ रिकॉर्ड, मुझे लगता था आज भी नहीं सही बनी, कल दोबारा जाऊँगा। हम्म। तो इस तरह मैंने काफ़ी ज़्यादा फुटेज बना ली। हम्म। तो उसको जब मैंने घर में आया तो मैंने रिकॉर्ड किया, और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, अपलोड की ना, तो मैंने शायद सैटरडे को अपलोड की, व्यूज़ थोड़े ही थे, हम्म। 300-400 होंगे। तो हम्म। उसकी मुझे कॉल आई, तो मुझे कहता है कि ये वीडियो तेरा चैनल चलाएगी, और एग्जैक्टली 4 महीने बाद वही वीडियो वायरल हुई। अच्छा, 4 महीने बाद 4 महीने वायरल हुई? बाद वायरल हुई थी। इंटरेस्टिंग। एक इंडियन यूट्यूबर था, वो हाँ। पैलेस्टाइन इसराइल गया, तो उसने मुझे मैसेज किया, कहता है कि अबरार, अगर मैंने तुम्हारी वीडियोस पहले देखी होती ना, तो मेरी वीडियोस बेहतर बनती। उसने वीडियो अपलोड की है, और उसके साथ सजेशन में यूट्यूब ने डाली है, और उसके बाद एक दिन में मतलब लाखों व्यूज़ आना शुरू हो गए। तो तब वो स्टार्ट, एक जो पुश मिली थी ना, तो तब से मैंने ये देखा कि तो वो देखो। क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपके प्रोसेस के अंदर क्या तब्दीली आई है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये एक जंपिंग पॉइंट है? आपने ये मेंशन किया ना एज अ जंपिंग हाँ, पॉइंट है। मुझे शुरू में लगता था कि मैं लोगों को अगर हिस्ट्री बताऊंगा, कल्चर बताऊंगा, उस तरह की चीज़ें, तो वो शायद बोरिंग है, क्योंकि हमें वो शुरू से वो इंटरटेनमेंट, और हाँ हमारे हाँ लिए इंटरटेनमेंट लफ्ज़ ही डिफरेंट है ना, हाँ कि हाँ आप इसमें शुगल मेला और इस तरह के, तो मुझे शायद लगता था कि ये लोगों को पसंद नहीं आएगा। हाँ। लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद मैंने देखा कि लोग वही चीज़ देखना चाहते हैं, और अब अगर मैं कोई 25-30 मिनट की वीडियो डालता हूँ,
तो उसका वॉच टाइम इतना अच्छा आता है कि मुझे लगता है हम्म कि मेरी ऑडियंस वो चीज़ देख रही है। और उसका मुझे पर्सनली ये फ़ायदा हुआ कि जिनको शुगल मेला देखना था वो मेरे चैनल पे शायद आए नहीं, हाँ आए चले गए, लेकिन जो टिक के बैठ के ऑडियंस देखने वाली थी मुझे वो ऑडियंस मिल गई। हम्म और फिर मैंने उसी दिन से उसी ऑडियंस पे ही काम किया। अब मैं लोगों को वही चीज़ दिखाऊंगा, एक तो जो वो देखना चाहते हैं, हम्म और दूसरा जिस एंगल से मैं वो चीज़ देख रहा होता हूँ। तो हम्म ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मिला के वो एक मिक्सचर सा आप बना देते हो कि आप बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में डीप ही ना जाओ जिससे वो बोर हो। तो हो सकता है हाँ अगर मैं किसी जगह जा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये जगह बड़ी हिस्टोरिकल है, फॉर एग्जांपल मैं पैतरा गया, हाँ तो मैंने मेरे ख्याल में इतनी मेहनत हिस्ट्री को, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कम्पैक्ट सा हो, सब हाँ कुछ उनको पता चल जाए। हाँ तो मैंने उस पर बड़ी मेहनत की, जाने से पहले मैंने बहुत रिसर्च। रिसर्च की, उसको वो काट काट के छोटा किया, फिर मैंने 2 दिन जाके धूप में उसको पैतरा को अच्छी तरह देखा। हम्म तीसरे दिन मैं सुबह उठा हूँ, कैमरा लेके गया हूँ, हर चीज़ को मैंने रिकॉर्ड किया। और फ़ायदा ये हुआ क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की हुई थी पहले ही ऑलरेडी उसको हम्म बनाने में, कि शाम तक मैं वीडियो बना के फारिग हो गया। मतलब वो क्या बात। जो खुशी होती है ना आपको। ये आपने जर्मन प्री प्लानिंग का आपने मेरे ख्याल से यहाँ से हाँ, ये सीख के चीज़ शायद अप्लाई कर। ऐसे है कि आप ये चीज़ उस कल्चर में मैंने सीखी कि आप थोड़ा सा प्लान कर दो, क्योंकि आपको पता है कि आप किसी जगह जाएं, ऐसे ही आप कैमरा निकाल लें, आप कुछ जगह का पता ही नहीं है, आप कैमरा निकालेंगे, एक दफ़ा बोलेंगे, दूसरी दफ़ा बोलेंगे यार मैं क्या बता रहा हूँ, क्या मेरे पता साथ हमेशा होता है। पता तो होना चाहिए ना। इसलिए मैं भी थोड़ा सा सोच के पहले ही घर से जाता हूँ। फिर अगर मुझे उस जगह का नहीं पता तो मेरी कोशिश होती है कि वहाँ पे मैं गाइड लूँ, हम्म वो मुझे पूरा एक टूर कराता है, तब मैं उससे सवाल जवाब जो मेरे ज़हन में होते हैं वो पूछता हूँ, उस जगह को एक्सपीरियंस करता हूँ। फिर मैं किसी जगह आराम सुकून से बैठ जाऊँगा और वो चीज़ जो है ना मैं देखूँगा ज़हन में, या मोबाइल खोल के उसके ऊपर मैं शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा कि अच्छा ये पाकिस्तानी देसी ऑडियंस, इंडियन जो भी ऑडियंस है उनको पसंद नहीं आएगा, ये निकाल दो। हम्म। ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, इसका हमारे किसी रिलीजन से या हमारे कल्चर से कोई ताल्लुक़ है, तो मैं वो चीज़ जो है ना वो मिला के और उस जगह की जो इम्पोर्टेंस है वो बता के ख़त्म कर दूँगा। अच्छा, तो ये भी मेरे ख्याल से अब बड़ा एक अच्छा लेसन इस तरह है कि लगता है जैसे कि बड़ा नेचुरली आप एक बात कर रहे हैं कि उसके पीछे इतनी, क्योंकि आपने इतनी गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए आप कई दफ़ा हिस्ट्री के लेसन दे रहे होते हैं। हाँ, अब वो मैं तो वो कई मैं दफ़ा पहले सोचता हूँ पहले कि सोच लेता हूँ। मैंने कहा कि यार ये कितना पता है, बार बार हर जगह जाते हैं, पता ही होता है पहले का। लेकिन वो एक नेचुरल तरीके से जब आप डिलीवर करते हैं ना, तो हम आपके साथ ऐसे जैसे मोटरसाइकिल पे बैठे हुए साथ, और आप साथ साथ बता रहे हैं, तो वो एक बड़ा मज़े का टूर बन जाता है। जब दूसरी तरफ अगर, अब मैं 2-3 फ़र्क तरीके ट्राई कर चुका हूँ। एक ये है कि सीधा जहाँ पे टूर गाइड बता रहा है ये, इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया अपने सर में, बिल्कुल। ये कैमरा खोला, उर्दू में बोल दिया। फिर टूर गाइड ने बताया ये, उसको कहा एक सेकंड चुप हो मैंने भी बोलना है, वो चीज़ें बोल दी। फिर दूसरा ये कि उसको खा पी इतना लिया अपने अंदर पहुंचने से पहले कि आपको पता है और आप बोल रहे हो कि ओ ये मैं तो पढ़ चुका हूँ इस जगह के बारे में, अब मैं आया हूँ तो अब मुझे चीज़ देखने को भी मिल रही है। उसमें एक बड़ी आपकी, मेरे ख्याल से ये जो आपका तरीका है, हमेशा आप यही प्रोसेस होता है कि पहले टूर गाइड से गए, सारे सवाल जवाब कर लिए, समझ लिया, उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं की। अगर मेरे साथ टूर गाइड होगा ना तो मैं हम्म चाहूँगा मैं उसको भी अनकंफर्टेबल ना करूँ, हम्म क्योंकि उनको भी, बहुत सारे लोगों को ना बोलने का बड़ा शौक होता है। हम्म तो आप उसे बार बार रोक रहे हो, ये कर रहे हो कि नहीं ये चीज़ ना बता, वो अच्छा नहीं लगता। वो हम्म ऐसा लगता है कि जैसे आप उस, कि आपको उस पे यकीन नहीं है उसकी बातों पे, या शायद आपको उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो हम्म आप पहले उसकी सारी बातें सुनते जाते हो, वो आपको हर चीज़ बताता जाता है, फिर आपके ज़हन में जो क्वेश्चन होते हैं वो आप उससे करते हो। हम्म और उसके बाद फिर आराम सुकून से बैठ के, क्योंकि वो एक जो होता है ना, हमारी ऑडियंस को आप 1 घंटे की वो शायद हिस्ट्री की दिखा देंगे ना तो वो शायद पसंद ना करें। नहीं करेगा, तो हाँ। आप उस लिहाज से करते हो कि मैं उसको कैप्चर इस तरह करूं कि बाद में ये ना हो कि मैं 4-4 दिन लगाऊं कि मैं कौन सी चीज़ काटूं, कौन सी मैं अंदर रखूं। तो हम्म वो चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प किया है कि ये प्रोसेस टाइम के साथ साथ चेंज हुआ है। हम्म अब कुछ जगहों पे मैं जाऊंगा, मैं पहले से इतनी वीडियोस लोगों की देखी होंगी, इतना मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया होगा कि वो इजी हो जाएगा। हम्म कुछ जगहों पे मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो वो हम्म। जो फिर बता रहा होगा मैं उसी को जो है ना कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह मैं अपने अल्फाज में ऑडियंस के सामने लेके आऊँ। आपने कोई गिम्बल स्टेबलाइजर नहीं रखा हुआ? हम्म, शुरू में मैंने खरीदा था। उसको सेटअप करना इतना अजाब नहीं होता है, नहीं, वहां पे बैठ जाता है वो बंदा, कुछ नहीं, बैलेंस करता रह जाता है कुछ ना। नहीं। देखिए, टाइम के साथ साथ मैंने ये चीज़ें चेंज कर दी हैं। हम्म मेरी अब ऑडियंस इस तरह की है कि जिनको वो जगह की स्टोरी सुननी है।
उनको ये नहीं देखना कि इसके अंदर कितनी गिम्बल स्टेबलाइज्ड है, क्या कुछ है। आपने उनको, हाँ कैमरा ऑफ कोर्स, एक तो गोप्रो का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि वो बड़ी स्टेबल फुटेज बनाता हाँ है। वाकई। और अगर मैंने कोई फुटेज बनानी हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको जो है स्टिल करके कुछ 5-6 एंगल जो है यूज़ करके ऑडियंस के सामने लेके आ जाऊँ। और टाइम के साथ साथ ऑडियंस ने उस चीज़ को इतना अप्रिशिएट किया है कि वो एक आपका जो है ना प्रोसेस बन जाता है हर बंदे का। जिस तरह आप, मतलब आप तो बड़ा वॉइस ओवर और वो चीज़ें करते हैं, हम्म। मुझसे नहीं वॉइस ओवर वो आ जाता घर में आके, मुझे वो नेचुरल नहीं लगता। आप लोगों को मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार ये कैसे कर लेते हैं। मेरा कई दफ़ा इस तरह की भी लिमिटेशन होती है ना कि अगर बीवी साथ आई हुई है तो फिर मैं उल्टा कैमरा नहीं मोड़ता। फिर हमारी पर्सनल जो चल रही जी है जी। ज़िंदगी, अम्मी अब्बू के साथ भी होता हूँ, मेरी फैमिली में कोई ऐसा है नहीं जो चाहे कि वो कैमरे के सामने हो, जबकि मैं फोर्स करके कई दफ़ा उनको लाया हुआ और अब मैंने करना छोड़ दिया। लेकिन कोई ऐसा है नहीं, तो फिर मैं वो इन्जॉय भी करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे हम इस्तांबुल गए हुए थे। अब इस्तांबुल के अंदर फैमिली, एक वालिद साहब की 70th बर्थडे थी, वो इन्जॉय करने गए हुए थे। तो वहाँ पे मैं चाह रहा नहीं था कि मैं हर वक्त, अब उनकी बर्थडे एंजॉय करने आया है तो वहाँ पे पर्सनल एक हमारी वो चल रही है, लेकिन मैंने ब्लॉग भी निकालना तो है, अब क्या करें। तो मैं उनको उस तरफ अगर कैमरा कर दो ना तो आप बच जाते हो। तो वो सारी चीज़ें आपने फिल्म कर ली, लेकिन अब मैं बातें तो कर नहीं सकता था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ये बातें भी चल रही हैं, वो भी चल रही है। तो फिर उस पर मैं अपने आप को फ्लेक्सिबल करके सिनेमैटिक चीज़ें फिल्म कर ली, अब्जॉर्ब भी कर ली बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में बैठ के जुगतें भी निकाल ली बीच में से, कि क्योंकि जोक मुझे ऑन द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड जुगत नहीं आती। लेकिन जब मैं वो देख रहा होता हूँ, ओ ये इन मिठाइयों के ऊपर ये बात हो सकती है, इसके ऊपर ये बात हो सकती है, तो वो मेरा एक सेकेंड स्टेज राइटिंग का प्रोसेस जो है ना, वो पोस्ट प्रोडक्शन में भी मुझे मज़ा आना शुरू हो गया उस चीज़ का। तो कई दफ़ा आई थिंक बेहतर यही लगता है मुझे, आप अपने लिए खर्ची बना देते हैं एक एडिटिंग प्रोसेस के अंदर, जब बैठे होते हैं और आपने कोई सोचा हुआ नहीं होता और बस बना के कोई चीज़ें आ, तो सैकड़ों शॉट्स हैं, किसी का किसी से ताल्लुक़ नहीं है, अब ताल्लुक़ ढूंढना है कि अच्छा यहाँ पे मिठाई की बात हो रही है तो इधर से तू शुगर पे चला, शुगर फैक्ट्री पे कनेक्ट कर दे। तो वो उस तरह की चीज़ें ढूंढते हुए भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब भी आजकल मूड ये कर रहा है कि राइटिंग प्रोसेस पहले किया जाए बिल्कुल शुरू में, और फिर जब आप जगह जाएं तो, और शायद ये आपका ही इन्फ्लुएंस है आपकी चीज़ें देख के और अभी आपकी बातों से, कि जब वहाँ पे जाओ पता हो पहले का, तो सीधा बात कर दो कैमरे से, नेचुरल लगे, आगे बढ़ें। सिनेमैटिक शॉट्स जो है ना वो फिल्म की जगह है, वो सिनेमैटिक चीज़ों की आई जगह थिंक है। हर बंदे का प्रोसेस जो है वो मुख्तलिफ है। मैं सुनता था पीटर मैकेनियन की, एक दफ़ा मैंने सुना था, वो कहते थे अक्सर कि मैं गाना भी पहले सोच के जाता हूँ कि मैंने इस गाने के लिए जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, वाह। कि जब मैं सिनेमैटिक्स वगैरह बनाऊँगा तो मैं, एक तो ये होता था कि मैंने वो जगह विज़िट ही नहीं की, बड़ी रैंडम सी है, तो मुझे ये होता था कि चलो उसकी हिस्ट्री निकाल लो और उस लिहाज से बना के, अगर मैं प्री प्रोडक्शन में अगर मेहनत ज़्यादा कर लूँगा तो पोस्ट में वो चीज़ मैं बच जाऊँगा। हम्म। नहीं तो आपको जो है ना सोच रहे होते हो कि कहाँ से जो है ना आप कहीं लेके आए, इसका वॉइस ओवर करें, मुझे वो नेचुरल नहीं लगता क्योंकि मुझसे वो नहीं होता। हम्म। तो शायद वो एक आपकी कमी है, उसको मैं पूरी जो है ना वो प्री में कर देता हूँ, कोशिश यही होती है। हाँ, और मेरे ख्याल से प्रोसेस वैसे भी इंसान को एक्सपेरिमेंट तो करते रहना चाहिए। बिल्कुल अब मैंने, कि जिस तरह आप कह रहे थे पीटर मैकिनन जो कहते हैं कि गाना भी पहले सेलेक्ट कर लेता है, बिल्कुल। कई दफ़ा मैंने लिटरली पूरा का पूरा व्लॉग जो है उसका वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड कर दिया गाने के अंदर, और फिर उसके बाद उसको फिल्म किया और वो गाना प्ले करता था मैं बैकग्राउंड में, कि भाई मेरी ज़िंदगी में ये हुआ था, अब वो पहले का रिकॉर्डेड है, अब उसके साथ मैं सिंक कर रहा हूँ, वो बार बार लूप पे प्ले कर रहा है, और उसके साथ मैंने कैमरा मूव भी सोची हुई है, हाईली कंपोज्ड वीडियो बनाना और फिर बड़ी लूज वीडियो बनाना, फिर हाईली कंपोज्ड एक वीडियो बनाना जिसके ऊपर आपने बहुत सोच विचार किया, और फिर बिल्कुल ही एक लूज वीडियो बनाना। उससे मुझे लगता है कि आपकी दोनों की दोनों चीज़ें ना प्रैक्टिस होती रहती हैं, क्योंकि कोई चीज़ होती है समटाइम्स आप रियलिटी को कैप्चर करना चाहते हो, और समटाइम्स आप रियलिटी को मैनिपुलेट करके उसको एक तरीके से पेश करना चाहते हो। और आई थिंक वो फिल्म मेकिंग के अंदर पर्टिकुलरली जो मेरे जो कॉमेडी स्केचेस भी होते रहते हैं उसके अंदर, मैं फिर अमान अल्लाह की, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, मैं एक दफ़ा लिखता हूँ अमान अल्लाह की लाइन, फिर दूसरी दफ़ा लिखता हूँ, फिर तीसरी दफ़ा लिखता हूँ, फिर जाके वो सही होती है। तो कुछ चीज़ों ऑडियंस में को नहीं, इस्त्री करना, इस्त्री। ऑडियंस को नहीं लगता कि आप 2-3 बार ये करते हैं, हमें ये लगता है कि ये एक आपका नेचुरल टैलेंट है जिसको आप ऑडियंस के सामने, क्योंकि मैं तो कभी देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना एक ही बार में सारा कर जाते हो। वो 20 टेक्स जो होती हैं जहाँ पे कैसर भी तनकीद करता है, फिर एहसान भी तनकीद करता है कि नहीं जी आपने ये सही नहीं बोला, एंज बोलना चाहिए ही, तो वो फिर वो सही भी करते हैं मुझे, फिर वो 15वीं टेक के ऊपर जाके कहीं जाके सही चीज़ होती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम ऑडियंस को तो नहीं पता चलता, हाँ ये अच्छी बात हम है, थैंक ऑडियंस यू को आपने ये आपकी जो कहा। वो
एक्टिंग है, जो भी आप बता रहे थे, हमें वो इतना नेचुरल लगता है कि मोरू जो बोल रहा है अभी इस टाइम, वो बिल्कुल शायद वो एक नेचुरल लहजे में उसी तरह जो है वो बात कर रहा है। ये नहीं कि जिस तरह मैं भी अगर किसी जगह खड़ा हूँ तो हो सकता है कभी 5-6 बार जो है ना उसको कर जाऊँ, लेकिन मैं उस चीज़ को डिलीट नहीं करता। जब मैं हम्म। वापस आता तो मुझे ये लगता है कि शायद मैंने वो लफ्ज़ तो नहीं सही बोले, लेकिन जो पहले वाला था ना, वो बोलने का अंदाज मेरा सबसे अच्छा वही था। ये सर चीज़ आती है ये मेरे साथ। कमाल एक बात इसी तरह की उनने भी की थी, सजाद अली का आपने गाने भी सुने होंगे जी उनके। जी। सजाद अली से मेरी मुलाकात जब हुई तो उनने कहा कि मैं एक जब गाना गा रहा होता है ना तो गाने में भी बड़े टेक्स लेते हैं। एक ही गाने को 6 दफ़ा गाया है तो उसमें बहुत सी टेक्स होती हैं। तो वो कहते हैं कि कई दफ़ा मैंने अगर सुर थोड़ा सा इधर उधर गलत भी गा दिया हो, लेकिन उसमें जज्बात हो ना उस वाली लाइन में, तो मैं वो गलत सुर वाली चीज़ रख देता हूँ वहाँ पे। तो वो जो गलतियाँ होती हैं थोड़ा सा, आप जब जब कर रहे होते हैं बिल्कुल, तो तब आपको अब कर दिया कोई थोड़ा सा, तो बंदा कहता है अच्छा ये ठीक नहीं सही हुआ। नहीं था। लेकिन जब पोस्ट में देखते हो कहते हैं यार ये नेचुरल ज़्यादा और था मैं आपको तो बताऊँ रख। 70% में वही फुटेज यूज़ कर लेता हूँ, और अगर मैं हाँ। उसको वैसे ख़त्म कर दूँ ना तो मुझे बड़ा दुःख होता है, यार तू इसको पूरा कर लेता ना। तो वो एक लगता है एक नेचुरल है, बहुत अच्छा। आगे वो 5-6 बार आप जब आगे करेंगे तो वो एक आपके इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं, बोलने का अंदाज़ चेंज हुआ होता है। वो एक हाँ। रोबोट्स टाइप जो है ना उसमें फीलिंग आना शुरू हो जाती है। कमाल सर, कमाल सर, थैंक यू सो मच। आपके साथ बहुत हमने शुक्रिया ये सर। इतनी चीज़ें डिस्कस की हैं जिससे मैं उम्मीद है वैसे जो आगे बनाने वाले हैं उनको भी बड़ा फ़ायदा, लेकिन मुझे तो आई थिंक ये डिस्कस करने से बड़ा वो होता है कि प्रोसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप किस तरह बनाते हैं, और उसके ज़रिए मैं भी जान पा रहा हूँ कि ये जो मुझे जो फीलिंग होती है कि मैं आपके बिल्कुल साथ खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे भी आप हमें लेके जाते हैं। और अभी आगे क्या है वैसे फ्यूचर में, कहाँ कहाँ जाने के प्लान्स हैं? कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि अपने प्लान्स जो है ना वो बहुत पहले जो है ना शेयर नहीं करने नहीं करने चाहिए। चाहिए, ना करें। लेकिन ये ज़रूर है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत बड़े मतलब अब वो एक मुझे प्लेटफॉर्म भी मिल गया है, हम्म। और टाइम भी है, एनर्जी भी है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ऑडियंस को अपने ख्वाब और ऑडियंस के ख्वाब में अब साथ लेके चलता हूँ। ये मैं कोशिश करता हूँ कि उनको उस जगह लेके जाऊँ जहाँ पे अक्सर लोगों के कमेंट्स ज़्यादा आ रहे होते हैं, मैं फिर उसकी तरफ जो है ना थोड़ा-सा मोल्ड हो जाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अब जो मेरा एक उसका सेंट्रल एशिया का ख्वाब अभी पड़ा है ना, हम्म। उसको किसी तरह पहले कर लूँ। तो उसके बाद फिर देखते हैं आगे। हर जगह जापान मुझे बहुत फ़ैसिनेट करता है, हाँ। तो हो सकता है कि मैं उसकी तरफ कभी ना कभी जो है ना वो बाइक पे ज़रूर जाऊँ। अफ्रीका है, फिर अलास्का से लेके नीचे उशवाया तक हमारे कामरान ऑन बाइक 22 करके आए क्या हैं। बात है उनकी भी, वैसे तो वो उनको तो फॉलो सही कर मुशक्कत वाली ज़िंदगी करते हैं। बहुत बहुत। और अगर लोग कभी-कभी कहते हैं कि अबरार ने बड़ा मतलब ये बड़ी हिम्मत वाला काम है, तो मैं कहता हूँ उनके मुकाबले में कुछ नहीं है। कामरान ऑन बाइक, हाँ, कसमें। वो जो माशाल्लाह वो उन्होंने किया है, हम्म। और हमारे जैसे लोगों की इंस्पिरेशन है उन्होंने, और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और इस तरह के काम करने का मौका उनको मिले, ताकि हमारी जो अगली जनरेशन आ रही है। पहले तो ट्रैवल मतलब कहते थे पासपोर्ट, ऑफ हम्म। कोर्स पासपोर्ट हमारा वीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वीज़े मिल जाते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। हम्म। तो आई होप कि आगे आने वाले फ्यूचर में ये हालात जो है ना बेहतर हों, कि हम और दुनिया देखें और उनसे सीखें, वो चीज़ें हम वापस लेके आएँ। ये नहीं कि एयरपोर्ट पे उतरते साथ ही हम दोबारा पाकिस्तानी पूरे वही जो हम जिस तरह की पहले गलतियाँ करते थे उसी तरह की करें, उनके कल्चर से सीख के वापस आएँ।